अंत तक इस मार्ग पर चलो। वास्तव में इस बार उनके 5 डिप्टीज से प्राप्त विशेषता बुलबुले उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थे। सबसे बड़ी अप्रत्याशित सफलता स्पेस टॉर्नेडो द्वारा गिराए गए अंतरिक्ष विशेषता बुलबुलों से मिली, साथ ही पिशाच पूर्वज और टूरबे से प्राप्त विशेषता बुलबुलों से भी मिली। उन्होंने अंतरिक्ष विशेषताओं के कुल 7250 अंक अर्जित किए। वांग टेंग ने रक्त कौवा पूर्वज से निपटने के लिए एक विशाल अंतरिक्ष बवंडर बनाया, जिसके कारण अधिक गुण बुलबुले गिरने लगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतरिक्ष भौतिकी 27,450 बटा 3 लाख, तीसरा स्थान। उनकी अंतरिक्ष काया फ्लेमिंग रिवर की दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गई थी। उन्होंने अंतरिक्ष बवंडर को भी अंजाम दिया क्योंकि उन्होंने तीसरी अग्रिम पंक्ति को पुनः प्राप्त किया और कई अंतरिक्ष विशेषताओं को एकत्र किया, जिससे काफी वृद्धि हुई। हालांकि अंतरिक्ष भौतिकी की सीमा की तुलना में यह अभी भी एक बूंद मात्र थी। वांग टेंग की क्षीण हुई अंतरिक्ष शक्ति शीघ्र ही पुनः प्राप्त हो गई, जिससे उसकी क्षणिक कमजोरी दूर हो गई। यदि कोई उसे उस समय देख ले तो आश्चर्यचकित हो जाएगा। जल्दी उनकी रिकवरी की गति बहुत तेज थी। इसके बाद उन्होंने टूरबे द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले को देखा। ब्लड क्रो गस्टली स्केल शील्ड 2400, ब्लड क्रो डोमेन 3000, ब्लड क्रो क्लोन 2200, रक्त कौवा दिव्य शास्त्र 1500, इंपीरियल स्तर की डार्क टैलेंट 8000। अल्पविराम। वांग टेंग की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्हें इन विशेषताओं की उम्मीद थी। ब्लड क्रो गैस्टली स्केल शील्ड वह शील्ड थी जिसका इस्तेमाल टूरबे ने अपनी लड़ाई के दौरान किया था। इसकी रक्षात्मक क्षमता अच्छी थी। वांग टेंग का दृढ़ विश्वास था कि सबसे अच्छा बचाव आक्रमण है, इसलिए उन्होंने शायद ही कभी किसी सुरक्षात्मक कौशल का अभ्यास किया हो। एट नोवलबन एट। फिर भी किसी भी स्थिति के लिए कुछ रखना अच्छा था। यदि वह हर समय अपने शरीर से दुश्मन के हमलों का प्रतिरोध करता रहेगा तो वह स्वयं को गाली दे रहा होगा। ब्लड क्रो गास्टली स्केल शील्ड के 2400 अंकों ने उसे अच्छी तरह से वाकिफ चरण तक पहुंचने की अनुमति दी। ब्लड क्रो गास्टली स्केल शील्ड 14,30,000 अच्छी तरह से वाकिफ। वह चाल शैतान सम्राट की मंच रक्षा कौशल थी और काफी शक्तिशाली थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके दिमाग में इसके क्रियान्वयन का तरीका आया। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। इसके बाद ब्लड क्रो डोमेन के 3000 अंक आए, जो एक अलग प्रकार का डोमेन था जिसका वह उपयोग कर सकता था। अब उसके पास चुनने के लिए 3 विकल्प थे। ब्लड क्रो डोमेन 1/3000, तीसरा स्तर। एक बार जब ये गुण प्राप्त हो गया, तो वांग टेंग को इसकी शक्ति के बारे में गहरी समझ प्राप्त हुई। उस क्षेत्र में असंख्य रक्त कौवे बनाए जा सकते हैं, जिन्हें अत्यंत शक्तिशाली हमले के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। टूरबे ने जिस 3000 ब्लड क्रो अटैक का इस्तेमाल किया था, वह उसकी आक्रमण क्षमता का एक उदाहरण था। एक बार कुशल हो जाने पर वह 3000 से ज्यादा ब्लड क्रो भी बना सकता था। इसके अलावा इस हमले में एक आध्यात्मिक हमला भी शामिल था, जो कमजोर आत्मा वाले लोगों के लिए घातक होगा। हालांकि वांग टेंग को उम्मीद नहीं थी कि उसका ब्लड क्रो डोमेन सीधे तीसरे स्तर तक पहुंच जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि टूरबे को पिशाच प्रेत के बीच एक प्रतिभा माना जाता था। उन्होंने बहुत सारे विशेषता बुलबुले प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की। अगला था ब्लड क्रो क्लोन, जो जिंदा रहने के लिए एक धोखा देने वाली चाल की तरह था। जब भी टूरबे ब्लड क्रो के झुंड में बदल जाता और उसके घातक हमलों से बच जाता, तो वांग टेंग को बहुत गुस्सा आता। उसकी हताशा अवर्णनीय थी। वह नहीं जानता था कि स्वर्ग को चुनौती देने वाली ऐसी युद्ध तकनीक भी मौजूद है। यह अविश्वसनीय था। उसे याद आया कि ब्लैक इंक्यूबस डेविल लॉर्ड के पास भी ऐसी ही तकनीक थी, क्योंकि वह तितर बितर होकर भाग सकता था। उस समय वांग टेंग ने उसे लगभग भागने ही दिया था, लेकिन फिर भी अंत में उसने उसे मार डाला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वांग टेंग के पास उन्हें रोकने का कौशल था। अन्य लोगों को उन्हें मुक्त होते देखने के लिए मजबूर होना पड़ता। अंधेरे प्रेतों के कौशल के कारण हमारा नायक अधिक आश्चर्यचकित और अधिक सतर्क हो गया। मुझे भविष्य में उच्च पदस्थ भूतों से मिलते समय सावधान रहना होगा। अगर दूसरे पक्ष के पास कुछ अजीब और गुप्त कौशल हैं तो मैं असफल हो सकता हूं। ब्लड क्रो क्लोन डेविल टाइटन स्टेज 2200/3000 फाउंडेशन। हाँ, ये शैतानी टाइटन स्टेज शास्त्र है। वांग टेंग चौंक गया और खुश हो गया। ये कुछ अप्रत्याशित था। शैतान टाइटन चरण क्या था? शैतान सम्राट चरण के बाद यही हुआ। उच्च स्तरीय शैतान सम्राट ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं के समान ही थे, इसलिए शैतान टाइटन्स अनंत चरण मार्शल योद्धाओं के समान शक्तिशाली थे। ब्लड क्रो क्लोन एक शैतान टाइटन स्टेज तकनीक थी। यह अविश्वसनीय था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना अनोखा और विचित्र था। वांग टेंग 7वें आसमान पर था। ब्लड क्रो क्लोन जितना बेहतर होगा, उसके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा।
और उसे इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं थी। ऐसी तकनीक का मूल्य मौद्रिक दृष्टि से नहीं आंका जा सकता। केवल उच्च पदस्थ पिशाचों को ही यह कौशल सीखने का अधिकार था। टूरबे को बहुत क्रोध आएगा यदि उसे पता चले कि उसकी युद्ध तकनीक और अल्टीमा को उसके मानव शत्रु ने चुरा लिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रक्त कोवा क्लोन की साधना विधि वांग टेंग के दिमाग में उभरी। उसकी आंखें चमक उठी, जो उसके विस्मयकारी मूड को दर्शाती थी। ये कैसा उत्कृष्ट कौशल है। उसे खून के धुंध में बदलना होगा, फिर खून के कौवों में जमना होगा और अंत में अपने शरीर को फिर से बनाना होगा। यह पदार्थ की स्थिति में एक बदलाव था, एक भी गलती अपरिवर्तनीय प्रभाव डाल सकती थी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति शरीर के पुनर्निर्माण के दौरान नियंत्रण खो देता है, तो वह अपना एक हाथ या पैर खो सकता है। अगर वह अपने कुछ महत्वपूर्ण अंगों को खो देता है तो यह विनाशकारी होगा। हालांकि यह अभी भी एक छोटी सी बात थी। अपनी आत्मा को खोना इससे भी बदतर परिणाम होगा। यही कारण था कि अंधेरे प्रेत इस तकनीक का अभ्यास करते समय शक्तिशाली बुजुर्गों की रक्षा करते थे। हर कोई इस विधि को सीख नहीं सकता था, भले ही उसके पास यह विधि हो। बेशक कुछ प्रतिभाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने इसे खुद ही सीखा, लेकिन ऐसे लोग दुर्लभ थे। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ, यह महसूस करते हुए कि अपनी वर्तमान प्रतिभा के साथ कौशल का अभ्यास करने में उसे कठिनाई होगी। अच्छी बात यह थी कि वह अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए विशेषताओं को चुन सकता था या खाली विशेषताओं का उपयोग कर सकता था। उसे किसी भी खेती के जोखिम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हे भगवान, अगर मैं ये ब्लड क्रो क्लोन चाल सीख लूं, तो ब्रह्मांड के मार्शल योद्धा भी मुझे नहीं मार पाएंगे। वांग टेंग ने ठहाका लगाया। उन्हें ब्लड क्रो डिवाइन स्क्रिप्चर के 1500 अंक भी प्राप्त हुए। रक्त कौवा दिव्य शास्त्र शैतान टाइटन स्तर 1503,000 नींव। वांग टेंग आश्चर्यचकित था, यह एक और शैतान टाइटन मंच शास्त्र था। धनवान साथी, यह पिशाच अमीर है। उसके पास 2 शैतानी मंचीय ग्रंथ थे, इसलिए वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अंततः उन्होंने यह मान लिया कि यह अंधकार में प्रेतों के बीच कुलीनता का हिस्सा था। उनसे और अधिक गुण प्राप्त करने का अवसर मिलना अच्छा होगा। उसे यह अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वांग टेंग ने अपना निर्णय लेते समय आंखें सिकोड़ ली। बंदी टूरबे को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे यह अशुभ एहसास हो रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अंत में, इंपीरियल स्तर की डाक प्रतिभा के 8000 अंक थे। यह संख्या बहुत अधिक थी, क्योंकि वह एक बहुत प्रतिभाशाली पिशाच था। उसने अपनी कई प्रतिभाओं को खो दिया था। हमारे नायक की गुप्त प्रतिभा भी शाही स्तर की थी, और इससे उसे बहुत लाभ हुआ। इंपीरियल स्तर डार्क टैलेंट 20,000 बटा 25,000, 5,000 और सफलता के लिए। वांग टेंग हंसी और आंसू के बीच फंस गया। लाभ तो अच्छा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह अंधकार में रास्ते पर और आगे बढ़ रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंत तक इसी मार्ग पर चलते रहना। यदि वह उन सभी अजीब और रहस्यमय अंधेरे युद्ध तकनीकों का प्रयोग करता, तो कौन विश्वास करता कि वह एक मानव था। चलो, तुम एक अंधकार में प्रेत हो, एक शक्तिशाली रक्तवंश वाली प्रेतात्मा। वांग टेंग ने उस डरावने विचार को अपने दिमाग से निकालने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया। ओह हाँ, उसमें अभी भी रक्त कौवा पूर्वज द्वारा छोड़े गए गुण मौजूद थे। उसने उस बुरे आदमी से छुटकारा पाने के लिए बहुत कुछ सहा था। अंत में वह लगभग थक चुका था। अगर उसे कुछ नहीं मिला तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। बेशक, एक पूर्वज होने के नाते, बुजुर्ग ने कई गुणों को छोड़ दिया था, भले ही वे रक्तसार की एकमात्र बूंद से आए थे। ब्लड सिकल /5000। वांग टेंग ने युद्ध तकनीक सीख ली, क्योंकि बुलबुला विशेषता उसके दिमाग में प्रवेश कर गई थी। रक्त दरांती / एक शैतान टाइटन मंच युद्ध तकनीक। उसके दिमाग में एक भयानक खूनी दरांती उभरी। वह अंधेरे को चीरती हुई सीधे आसमान में चली गई। धमाका। वांग टेंग के दिमाग में एक जोरदार विस्फोट गूंजा, जो उसकी चेतना को विभाजित करने के लिए पर्याप्त था। हौंफना। कुछ देर बाद वांग टेंग ने एक बड़ी आह भरी। उसने वास्तविक जीवन में कौवा बुजुर्ग को ये कृत्य करते देखा था, लेकिन उसके मन में खून के हंसिए से वार करने की घटना और भी अधिक भयावह थी। वह वास्तविक ब्लड सिकल / था। वांग टेंग को आखिरकार समझ में आ गया कि हमला कितना भयानक था। अगर बड़े कौवे ने शरीर में काम किया होता, तो उसे प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं मिलता। वह इस चाल को देखने से पहले ही मर जाता। वह ब्लड क्रो क्लोन कौशल के साथ भी जीवित नहीं बच पाता। योग्यता में अंतर बहुत बड़ा था। सौभाग्य से, रक्त कौवा पूर्वज जैसी संस्थाएं इतनी आसानी से कार्य नहीं करेगी। ये काफी दुर्लभ था कि उसका रक्तसार रक्षा ग्रह संख्या 29 पर दिखाई दे। वांग टेंग गंभीर हो गया और उसे खतरे का अभूतपूर्व एहसास हुआ। यह उनकी कमजोर स्थिति का एहसास कराने वाली एक चेतावनी थी।
वह रक्त कौवा पूर्वज जैसे किसी व्यक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं था। अब उसे अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए और अधिक विशेषता बुलबुले प्राप्त करने की आवश्यकता थी। दुनिया बहुत खतरनाक थी। ब्लड सिकल स्लैश डेविल टाइटन स्टेज 2005 अच्छी तरह से वाकिफ। जैसा कि रक्त कौवा पूर्वज द्वारा निष्पादित कौशल से अपेक्षित था, यह एक बहुत बड़ा बुलबुला था। विशेषता के 5000 अंक उसे सीधे पारंगत अवस्था में जाने की अनुमति देते थे। ईमानदारी से कहूं तो डेविल टाइटन युद्ध तकनीकों में कुशल बनना कठिन था। सिर्फ फाउंडेशन स्टेज के लिए ही 3000 अंकों की आवश्यकता थी। उनका ब्लड क्रो क्लोन और ब्लड क्रो डिवाइन स्क्रिप्चर दोनों ही अभी आधारभूत अवस्था में थे। किसी भी तरह से उसके पास 3 शैतान टाइटन शास्त्र और युद्ध तकनीकें थीं, जो एक महान फसल का प्रतिनिधित्व करती थीं। उसने अपना प्रयास व्यर्थ नहीं किया। क्या मैं कुछ भूल गया? वांग टेंग ने अचानक अपनी ठोड़ी को छुआ और उसकी आंखों में चमक आ गई। ओह हाँ, ये चीज। अगले ही पल वांग टेंग के हाथ में रक्तसार की एक बूंद दिखाई दी। जब वे कहते हैं कि खाओ, तो क्या उनका मतलब यही होता है? रक्तसार की एक बूंद वांग टेंग की हथेली पर तैर गई, जिससे एक मोटी खूनी गंध पैदा हुई। वांग टेंग की आंखें चमक उठी और वह तुरंत गायब हो गया। तेज गंध भी गायब हो गई, जैसे वह कभी आई ही न हो। अगले ही क्षण अंतरिक्ष के टुकड़े में वांग टेंग प्रकट हुआ। बहुत खतरनाक है। ये चीज दूसरों को दिखाई नहीं देगी। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने गुप्त रूप से आयामी दरार से रक्तसार की बूंद को पुनः प्राप्त किया। अच्छा हुआ कि जनरल कैमरून ने उसे समय रहते याद दिला दिया, अन्यथा वह बच नहीं पाता। बेशक केवल उसके जैसा अंतरिक्ष प्रतिभा वाला व्यक्ति ही आयामी दरारों के अंदर की चीजों को पुनः प्राप्त कर सकता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसा करने का प्रयास करता तो उसकी मृत्यु हो जाती। केवल स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा ही अल्पावधि के लिए आयामी दरारों में प्रवेश कर सकते थे। रक्तसार में अब कोई चेतना नहीं थी। ये सिर्फ शुद्ध रक्त की एक बूंद थी, पिशाच पूर्वज का सार। पिशाचों को हमेशा से खून पीना पसंद था, खासकर ताकतवरों का। यह उनका पसंदीदा था। पिशाच अन्य प्राणियों से रक्तसार चूसते थे, फिर उसे परिष्कृत करके अपने रक्तसार का हिस्सा बना लेते थे, जो अपने आप में एक खजाने के समान था। पिशाच पूर्वजों द्वारा परिष्कृत रक्तसार और भी अधिक अद्भुत था, निश्चित रूप से एक खजाना जिसे पाने के लिए अन्य लोग हाथापाई करेंगे। बेशक ऐसा वरदान मिलने की संभावना कम थी। अंतरिक्ष खंड में प्रवेश करते ही वांग टेंग एक छोटे लकड़ी के घर के ठीक सामने प्रकट हुए। छोटा लकड़ी का घर फूलों की परियों का काम था। वे अंतरिक्ष के टुकड़े में रहते थे और टुकड़े के भीतर सभी सुविधाओं का ईमानदारी से रखरखाव करते थे। वांग टेंग कुछ समय के लिए ही बाहर गया था, और फिर भी फूलों की परियों ने पहले ही जगह को साफ कर दिया था और उसका पुनर्विकास कर दिया था। वे खुशी खुशी अपना दिन बिता रहे थे। शुरुआत में वे डर से घिरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को वहां के माहौल के अनुकूल ढाल लिया और वहां रहना पसंद करने लगे। आखिरकार अंतरिक्ष का टुकड़ा एक ऐसी जगह थी जहां वांग टेंग विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाते थे। ये जीवन शक्ति से भरपूर था और फूलों की परियों के रहने के लिए बेहद उपयुक्त था। एक तरह से ये जगह उनके लिए स्वर्ग जैसी थी। इस तथ्य के अलावा कि एक शैतान राजा कभी कभी प्रकट होता था और उनके शांतिपूर्ण जीवन को बाधित करता था, उन्हें अपने घर में कुछ भी बुरा नहीं मिला। कम से कम उन्हें पहले की तरह डर में अपना जीवन नहीं जीना पड़ता था, जब कोई बुरा आदमी उन्हें पकड़कर ले जाता था। उस समय शैतान राजा वांग टेंग को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसे खलनायक माना जा रहा है। उसने बिना किसी चिंता के बस एक पुष्परी के घर पर कब्जा कर लिया। हर बार जब वह उस टुकड़े पर जाता था, तो वह बेतरतीब ढंग से एक छोटा लकड़ी का घर चुनता था। आखिरकार उनमें से कोई भी उसे एक ही एहसास देगा। वे बहुत ही सुंदर थे, फूलों की खुशबू से भरे हुए थे, उनमें रहना बहुत आरामदायक था। सभी परियों का स्वामी होने के नाते क्या बारी बारी से काम करना सामान्य बात नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके द्वारा चुने गए छोटे लकड़ी के घर में एक फूलों वाली परी सो रही थी। वह चौंक कर जाग गई और भयभीत आंखों से उसे देखने लगी। वह नजर जो वह किसी विकृत व्यक्ति को देगी। खांसी। वांग टेंग को थोड़ा दोषी महसूस हुआ और उसने अपना गला साफ किया। फिर उसने बिना किसी शर्म के बेरहमी से आदेश दिया, छोटी फूल परी, मेरे लिए अमृत आध्यात्मिक जल का एक गिलास लाओ। ओह, फ्लावर एंजल अभी भी अचंभित थी, लेकिन अब वह डरी हुई नहीं थी। वे शैतान राजा वांग टेंग से परिचित हो चुके थे और जानते थे कि वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने सिर हिलाया और अपने गर्म बिस्तर से बाहर निकलकर उड़ गई। उन्हें धमकाना बहुत आसान है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। क्या ऐसी दयालु और शुद्ध जाति को परेशान करने के लिए आपकी अंतरात्मा दुखी नहीं होगी?
वांग टेंग के दिमाग में राउंड बॉल की आवाज सुनी जा सकती थी। अगर मैं न होता, तो वे किसी बेईमान और क्रूर दास व्यापारी द्वारा खरीदे गए होते। मुझे नहीं पता कि अगर मैंने उन्हें उस क्रूर भाग्य से नहीं बचाया होता, तो उन्हें किस तरह का क्रूर जीवन जीना पड़ता। वांग टेंग ने दृढ़ता से कहा, इसके अलावा क्या ये तुम ही नहीं थे जिन्होंने मुझे उन्हें खरीदने का विचार दिया था। राउंड बॉल काफी देर तक खुद को रोके रखने के बाद आखिरकार एक शब्द बोलने में कामयाब हो पाया, बेशर्म। मैं अभी भी ठीक हूं, वांग टेंग ने जवाब दिया। क्या ये रक्त कौवा पूर्वज का रक्तसार है? राउंड बॉल ने पूछा, पिछले विषय पर आगे बात जारी रखने की जहमत नहीं उठाते हुए। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। तुमने इसे चुराने में कामयाबी हासिल की। राउंड बॉल ने खुद को असहाय महसूस किया, क्योंकि उसने वांग टेंग और जनरल कैमरून के बीच पिछली बातचीत को सुन लिया था। उस समय जब वांग टेंग ने कहा कि उसने इसे खो दिया है, तो उसने उस पर विश्वास किया। पता चला कि यह सब झूठ था। मुझे नहीं मालूम कि उसने ये चीज कब बरामद की। वह मौन विधि अविश्वसनीय थी। चोरी से तुम्हारा क्या मतलब है? यह मेरी लूट है। मैंने बहुत प्रयास करने के बाद रक्त कौवा पूर्वज को हराने में कामयाबी हासिल की। मैं इसे ऐसे ही नहीं सौंप सकता, वांग टेंग ने जवाब दिया। राउंड बॉल ने कहा, यदि आप इसे जनरल के सामने प्रस्तुत करेंगे तो वे आपको तदनुसार मुआवजा देंगे। मैं अभी इसका अध्ययन कर रहा हूं। अगर यह बेकार हुआ तो मैं इसे सौंप दूंगा, वांग टेंग ने कहा। तुम कितने विश्वासघाती आदमी हो। राउंड बॉल को कुछ समझ नहीं आया। वांग टेंग ने इसे तारीफ के तौर पर लिया और हंसी उड़ाई। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसने दस्तक सुनी और खुले दरवाजे से एक छोटा सा सिर बाहर निकला। फ्लावर एंजल ने डरते डरते वांग टेंग की ओर देखा और पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर आइए, वांग टेंग ने सीधे चेहरे से सिर हिलाया। परी डरपोक हिरण की तरह लकड़ी का प्याला पकड़े हुए अंदर आई। फिर उसने प्याला लकड़ी की मेज पर रखा और धीरे से बोली, कृपया इसे पी लो। धन्यवाद। वांग टेंग ने एक घूंट लिया। स्वाद वाकई बहुत बढ़िया था। फ्लावर एंजल खुश हो गई। उसने बार बार हाथ हिलाया और कहा, मत करो, इसका जिक्र मत करो। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या मैं इतना डरावना हूं? वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। आह नहीं। फ्लावर एंजल घबरा गई, उसे लगा कि उसने शैतान राजा को फिर से नाराज कर दिया है। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली है। ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हारी बहनें तुम्हें इस तरह देखेंगी तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हें फिर से परेशान कर रहा हूं। वांग टेंग को दुविधा महसूस हुई। वह छोटी परी बहुत डरपोक थी, बस कुछ शब्दों से ही डर जाती थी। इससे स्थिति ऐसी लग रही थी जैसे वह उसके साथ कुछ अजीब करने वाला था। फ्लावर एंजल ने हिम्मत जुटाए और मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मेरी बहनों ने कहा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। उन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। ओह, वांग टेंग हैरान था। क्या तुम सब मुझे शैतान राजा नहीं कहते? तुम मुझे अच्छा इंसान क्यों मानते हो? आह, तुम। फ्लावर एंजल अवाक रह गई, उसकी बड़ी काली आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने चौंक कर वांग टेंग को देखा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम लड़कियों ने मुझे शैतान राजा का उपनाम दिया है, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉट 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 फूल देवदूत, तारांकन, ग्रेटर देन, लेस देन ओ, लेस देन पी, ग्रेटर देन मैं। वाह, हमारा यह मतलब नहीं था, हमारा ऐसा मतलब नहीं है। हमें मत मारो। वह एक कदम पीछे हटी और जमीन पर गिर पड़ी, मानो उसने अभी अभी कोई भयानक काम किया हो। वह इतनी डर गई कि फूट फूट कर रोने लगी। वांग टेंग, ओ, वह तो बस उसे चिढ़ाना चाहता था, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे इस तरह डरा देगा। ये लड़की बहुत डरपोक है। टकराना। दरवाजा अचानक से खोला गया और दूसरी पुष्प परियां अंदर घुस आईं, और उन्होंने फ्लावर एंजल के सामने एक सुरक्षात्मक बाड़ बना दी। उन्होंने वांग टेंग को सतर्क भाव से देखा। कैटाल्पा ने कहा, फूल एंजल को चोट मत पहुंचाओ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे पास आओ। उनकी नेता होने के नाते, वह बिना किसी हिचकिचाहट के सबके सामने खड़ी हो गई, बिल्कुल एक वीर शहीद की तरह, अपने हाथ फैलाकर दूसरों को रोक दिया। यानी, अगर आपने उसके कांपते पैरों को अनदेखा कर दिया। वांग टेंग का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। हा, राउंड बॉल मन ही मन वांग टेंग के मन में हंस रहा था, ये सोचकर कि पूरी स्थिति बहुत मजेदार थी। वांग टेंग के लिए भी कई बार ऐसा हुआ कि वे अवाक रह गए। कर्म और प्रतिशोध। डॉट 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 अगर तुम इसे इस तरह से कहोगी। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी रगड़ी और कैटाल्पा के पास चला गया। फिर उसने बेईमान आंखों से उसे परखा। अग्रणी परी बहुत लंबी थी, और उसका चेहरा बहुत ही नाजुक था, और उसका शरीर सुडौल था। वह वास्तव में सुंदरियों में एक सुंदरी थी। तुम क्या करना चाहते हो? कैटाल्पा ने भयभीत होकर कुछ कदम पीछे हट लिए और उसने उत्सुकता से वांग टेंग को देखा।
तुम क्या सोचते हो? दुष्ट व्यक्ति ने अर्थपूर्ण ढंग से पूछा। उन्हें लगा कि उनमें वाकई एक बुरा आदमी बनने की क्षमता है। उनका अभिनय शानदार था, पुरस्कार के योग्य। मैं कैटाल्पा हकला रही थी। वास्तव में शैतान राजा नाम उचित था। वह बहुत भोली थी, ऐसा लग रहा था कि वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर रही थी। उसने पीला चेहरा दिखाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। जब तक तुम उन्हें नहीं छूते, मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम करूंगी। सचमुच? वांग टेंग ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। कैटाल्पा का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन अंत में उसने गंभीरता से सिर हिला दिया। बहन कैटाल्पा, ऐसा मत करो। शैतान राजा, बहन कैटाल्पा को चोट मत पहुंचाओ। एट नोबल बन एट सोब। शैतान राजा, मुझे खा लो। बहन कैटाल्पा को मत खाओ। अल्पविराम। फूलों की परियों का एक झुंड कांप रहा था, लेकिन धार्मिकता से उनका हौसला बढ़ा हुआ था। वे चिल्ला रहे थे और आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कैटाल्पा ने उन सभी को रोक दिया। वांग टेंग, जब वे खाना कहते हैं तो क्या उनका मतलब यही होता है? उसे लगा कि पुष्प परियां अवचेतन रूप से गलत बातें सोच रही थी। ये मादाएं डरावनी है। खांसी। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा डरा रहा था। मैं कुछ नहीं करूंगा। चले जाओ, वांग ने बेचैनी से अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने कुछ ज्यादा ही मजाक किया। वह जल्दी से उन परियों को भगाना चाहता था। रोने से उसका सिर दर्द कर रहा था। कौन ऐसा सहन कर सकता है? हॉन्फ। चीखें अचानक बंद हो गईं। परियां मनुष्य को देखती रहीं। वे समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। कैटाल्पा को लगा कि अब उसे आखिरी मौका मिल गया है। उसने अपना सिर उठाया और आश्चर्य से वांग टेंग की ओर देखा। मास्टर, मुझे छोड़ देंगे? क्यों? लगता है तुम लोग कुछ और देर तक मेरे साथ चलना चाहते हो, वांग टेंग ने कहा। पुष्प परियों ने एक स्वर में अपना सिर हिलाया और दरवाजे से बाहर भाग गई, मानो कोई राक्षस उनका पीछा कर रहा हो। वांग टेंग, एक ही दिन में उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। उसने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़े हुए खून के सार को देखा। फिर उसने अपनी ताकत छोड़ी और कमरे में खून की तेज बदबू फैल गई। फिर उसने निरीक्षण करना शुरू किया। कुछ समय बीतने के बाद वांग टेंग ने अचानक हल्की सांस ली। जैसे ही खून की बदबू हवा में फैलने लगी, उसने तुरंत लिटिल व्हाइट की तीव्र प्यास को महसूस किया। वह घर से बाहर निकला और उसने लिटिल व्हाइट को दूर से आते देखा। वह छोटा सा लड़का थोड़ी देर में वहां पहुंचा, उसकी आंखें उसके हाथ में पकड़े हुए खून के सार पर टिकी हुई थी। परिवर्तन और रिपोर्टिंग। वांग टेंग आध्यात्मिक पालतू अनुबंध के माध्यम से लिटिल व्हाइट से जुड़ा हुआ था और उसकी भावनाओं को महसूस करने में सक्षम था। पालतू जानवर ने कौवे के पूर्वज के रक्तसार के प्रति तीव्र इच्छा दिखाई। वांग टेंग आश्चर्यचकित हुआ। क्या इसका कारण यह है कि लिटिल व्हाइट और उसके पूर्वज दोनों ही कौवे हैं? आखिरकार वे एक ही प्रकार के जानवर थे। जब उसने पूछा कि क्या ये कौवा है, तो रक्त कौवा के पूर्वज ने उसे सीधे उत्तर नहीं दिया। इससे बुजुर्ग को गुस्सा भी आया। वांग टेंग उलझन में पड़ गया, लेकिन अब उसे लगा कि वह समझ गया है। वे दोनों कौवे थे। वांग टेंग ने लिटिल व्हाइट से पूछा, लिटिल व्हाइट, क्या तुम ये रक्तसार लेना चाहते हो? कांव कांव। लिटिल व्हाइट बोल नहीं सकता था, इसलिए उसने जवाब में सिर्फ कांव कांव की। हालांकि संदेश पहुंचा दिया गया था। वह उस रक्त को सोखने के लिए उत्सुक था। यह दिलचस्प है। वांग टेंग, आप इसे जाने दे सकते हैं, राउंड बॉल ने अचानक कहा। क्या तुम्हें यकीन है? वांग टेंग ने पूछा। यह एक पिशाच के अंधेरे भूत का रक्तसार था। एक सामान्य प्राणी इसे कैसे अवशोषित कर सकता है? क्या आपको लगता है कि लिटिल व्हाइट मेरी तरह अंधेरे ताकत को अवशोषित कर सकता है? ये रक्तसार रक्त कौवा जाति से आता है। यह आध्यात्मिक कौवों की मदद करेगा, राउंड बॉल ने समझाया। खून कौवा जाति, लेकिन इसमें अंधेरी ताकत है। अगर लिटिल व्हाइट इसे खा जाए। वांग टेंग ने अपनी ठुड्डी को छुआ। वह चिंतित था। यह आपको तय करना है, राउंड बॉल ने कहा। वांग टेंग दुविधा में फंस गए थे। एट नो विल बिन एट। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि कौवा दूषित हो जाएगा और अंधकार में प्राणी बन जाएगा। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सके। एक बार ऐसा हो जाने के बाद पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। लिटिल व्हाइट एक स्पिरिट फ्लेम घोस्ट क्रो था, इसलिए इसमें कुछ नकारात्मक आभा थी। ये डार्क फोर्स से थोड़ा मिलता जुलता था, लेकिन फिर भी यह एक लाइट क्रिएचर था। उनके बीच एक आवश्यक अंतर था। किसी को नहीं पता था कि उस रक्तसार को अवशोषित करने के बाद क्या होगा। कांव कांव, लिटिल व्हाइट ने फिर पुकारा। तुम अभी भी इस रक्तसार को लेना चाहते हो? वांग टेंग परेशान महसूस कर रहा था। लिटिल व्हाइट को लगा कि समय बीतने के साथ साथ ये कम उपयोगी होता जा रहा है, और उसे जल्दी से इसकी क्षमता बढ़ाने की इच्छा हुई। यह एक महान और दुर्लभ अवसर था जिसे छोड़ा नहीं जा सकता था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ समय बाद वांग टिंग ने आह भरी और नर्म पड़ गया। लिटिल व्हाइट के अपने विचार थे। पक्षी में इतना दृढ़ संकल्प देखकर उसके पास अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। अपने पालतू जानवर की क्षमता बढ़ाने से उसे भी लाभ होगा, और यदि लिटिल व्हाइट उसकी विकसित होती गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता तो वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। ले लो। वांग टिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और रक्तसार की बूंद कौवे की ओर तैर गई। कांव कांव, लिटिल व्हाइट ने पुकारा और उसके सिर को अपनी हथेली पर आत्मीयता से रगड़ा। आगे बढ़ो। वांग टिंग ने उसके सिर पर थपथपाया। पक्षी ने अंततः रक्तसार निगल लिया। अगले ही पल लिटिल व्हाइट ने तीखी और ऊंची आवाज में कांव कांव की आवाज निकाली और आसमान में उड़ गया। कांव। वांग टिंग ने तुरंत ऊपर देखा। अपने पंख फैलाते और लगातार कांव कांव करते हुए पालतू जानवर के शरीर से रक्त लाल चमक निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत पीड़ा में है। धमाका। लिटिल व्हाइट के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। रक्त लाल चमक लगातार तेज होती गई और कौवे को पूरी तरह से ढकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में लाल सूरज लटक रहा हो। वांग टिंग ने भौहें सिकोड़ी। वह चिंतित था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक दृष्टि और सार की आंखों को सक्रिय किया। हमारे हीरो को एहसास हुआ कि खून की लाल चमक एक कोकून थी। लिटिल व्हाइट अंदर सिकुड़ा हुआ था, जबकि लाल ऊर्जा की तारें उसके शरीर में घुस रही थीं। पूर्वज का रक्तसार लिटिल व्हाइट के शरीर को रूपांतरित कर रहा था और उसका प्राकृतिक रूप बदल रहा था। हालांकि ये प्रक्रिया सहज नहीं थी। वांग टिंग लिटिल व्हाइट के शरीर में काली शक्ति के कुछ अंशों को घुसते हुए देख सकता था। यह एक अच्छी बात या एक बुरी बात है? वांग टिंग चिंतित था। कौवा लंबे समय से उसके साथ था और उनके बीच गहरा रिश्ता बन गया था। वह नहीं चाहता था कि कुछ बुरा हो। राउंड बॉल ने सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो। रक्तसार इसे अधिक से अधिक एक अंधेरे प्राणी में बदल देगा। ये जीवन के लिए खतरा नहीं होगा। अगर यह एक काले जानवर में बदल गया तो ये दूसरों के सामने प्रकट नहीं हो पाएगा। वांग टिंग ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारे पास कई गुप्त कौशल हैं, है ना? क्या तुम इसकी आभा नहीं छिपा सकते? राउंड बॉल ने उसे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। वांग टिंग दंग रह गए और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। गोल बॉल सही है। कुछ बुद्धिमान उच्च श्रेणी के तारा जंतु मानव या अंधकार में प्रेतों की युद्ध तकनीक सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक भक्षक शून्यता जानवर ने मानव जाति से कई युद्ध तकनीकों को सीखा था। लिटिल व्हाइट अपनी आभा को छिपाने में सक्षम हो जाएगा यदि वह उसे कुछ अंधेरे युद्ध तकनीक सिखाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा पक्षी हमेशा उसके पास ही रहता था, इसलिए यदि वह पर्याप्त सावधान रहता तो अन्य लोग उसे नोटिस नहीं करते। जब वांग टिंग ने इस बारे में सोचा तो वह मुस्कुराया और उसकी चिंताएं गायब हो गईं। राउंड बॉल, धन्यवाद। गोल बॉल मुस्कुराया। अल्पविराम। लिटिल व्हाइट के रूपांतरण में कुछ समय लगेगा, इसलिए वांग टिंग ने अंतरिक्ष खंड छोड़ दिया। कुछ घंटों बाद सभी लोग मुख्य बेस पर वापस आ गए। युद्धक जहाज धीरे धीरे टाइगर स्ट्राइक फोर्स के इलाके में उतरा। मुख्य बेस में मौजूद मार्शल योद्धाओं ने तुरंत उनके आगमन को नोटिस कर लिया। उन्होंने अपना काम रोक दिया और नीचे आते हुए विमान को सम्मान भरी नजरों से देखा। उन्होंने दूर से सलामी दी। ये टाइगर स्ट्राइक फोर्स है। क्या तुमने सुना कि वे 13वीं अग्रिम पंक्ति को पुनः प्राप्त करने में सफल रहे? वे विजयी हुए। यह इतना आसान नहीं है। मैंने सुना है कि उन्होंने वहां छिपे सभी काले भूतों को नष्ट कर दिया है। अरे सचमुच? उन्होंने उन्हें मिटा दिया। मैंने यह बात अपने चाचा से सुनी है जो जनरल स्टाफ विभाग में काम करते हैं। इतना ही नहीं, मेजर वांग टिंग ने एक मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट को भी जिंदा पकड़ लिया था। हे भगवान, एक मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट। मेजर वांग टिंग केवल दिव्य अवस्था में है ना? उसने ऐसे प्राणी को कैसे पकड़ लिया? क्या राक्षस है? मेजर वांग टिंग हमारी सेना के जीनियस हैं। महान कियान साम्राज्य में बहुत कम लोग उनकी बराबरी कर सकते हैं। ये सही है। उन्होंने सेना में बहुत योगदान दिया है। अन्य प्रतिभाएं उनसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं? अल्पविराम। जब टाइगर स्ट्राइक फोर्स का युद्धपोत उनकी नजरों से ओझल हो गया तो भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। उनके पहुंचने से पहले ही यह खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। हर कोई जानता था कि उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की है और एक हाई प्रोफाइल प्राणी को पकड़ा है। शिविर में पहुंचते ही जनरल ने वांग टिंग को बुलाया। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्होंने 13वीं अग्रिम पंक्ति पर पुनः कब्जा कैसे किया और युद्ध की विस्तृत रिपोर्ट भी जानना चाहते थे। वांग टिंग के पास बैठक के लिए अपने 5 डिप्टियों को साथ ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रास्ते में उसने अफवाहें सुनी। वह स्तब्ध रह गया। मैंने जो पकड़ा वह एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट था। यह मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट कैसे बन गया?
ये खबर किसने फैलाई? अफवाहें डरावनी होती हैं। डिप्टी जीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, कमांडर, जैसे जैसे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आप और अधिक रहस्यमय होते जा रहे हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे पता है कि मैं बेहतरीन हूं, लेकिन मैं ईमानदार हूं। मैं झूठ नहीं बोलता। कृपया मुझे ये स्पष्ट करने में मदद करें कि मैंने पिशाच प्रकार के निम्न स्तरीय शैतान सम्राट को पकड़ा है, न कि मध्यम स्तरीय को। अगर लोगों को गलत धारणा हो गई तो ये बुरा होगा, वांग टेंग ने धार्मिक स्वर में कहा। पांचों डिप्टी। किसी कारण से यह अजीब लग रहा था। ऐसा अब भी लग रहा था कि वह शेखी बघार रहा था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। इसे पूरी तरह से स्पष्ट करना याद रखें। आप इसे और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए पूर्वजों के रक्तसार का उल्लेख कर सकते हैं, अन्यथा वे विश्वास नहीं कर सकते। मैं झूठ नहीं बोलता, वांग टेंग ने कहा। पांचों डिप्टी बेशर्म। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इससे उन्हें उसकी बेशर्मी के बारे में अपनी समझ को अपडेट करने में मदद मिली। कुछ समय बीतने के बाद वे कमांडिंग हॉल में पहुंचे, वहां पहले से ही सभी लोग उनका इंतजार कर रहे थे। दरवाजा खुल गया। सबकी निगाहें वांग टेंग पर टिक गईं। उन लोगों की अचानक उपस्थिति ने वांग टेंग को चौंका दिया, विशेष रूप से उनकी गहरी निगाहें, जो उसे काट डालने के लिए तैयार लग रही थी। डरावना। अरे, सब लोग यहाँ हैं। वांग टेंग ने अपनी लार नीली और उनका अभिवादन करने के लिए अपना हाथ उठाया। मौन। सभी लोग दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वांग टेंग ने एक ही वाक्य से गंभीर अवसर को मजाकिया बना दिया। रेड स्कॉर्पियन और रेजिंग बियर दोनों कमांडर मौजूद थे। जब उन्होंने अपने युवा साथी को वास्तविक रूप में देखा तो वे हैरान रह गए। वह उनकी उम्मीद से थोड़ा अलग था। क्या प्रतिभा असाधारण और अहंकार से भरी नहीं होनी चाहिए? वह एक अजीब आदमी क्यों लगता है? ये सही है, वह एक मजाकिया आदमी लग रहा है। वे विचार अचानक ही एक ही समय में उनके मन में उभर आए। क्या ये वास्तव में वह प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा है जिसने 13वीं अग्रिम पंक्ति पर हावी अंधेरे प्रेतों का सफाया कर दिया और एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट को जीवित पकड़ लिया? उन्हें अपने आप पर संदेह होने लगा। हमारा उत्कृष्ट मार्शल योद्धा वापस आ गया है। जनरल कैमरून ने मुस्कुराते हुए चुप्पी तोड़ी। अंदर आइए। ठीक है, जल्दी से अंदर आओ और हमें बताओ कि तुमने वह लड़ाई कैसे लड़ी। जनरल कैमरून ने इसे गुप्त रखा, उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारे लौटने का इंतजार करना होगा। जनरल क्यू युवानजू ने अधीरता से अपने हाथ हिलाए। अन्य सेनापति भी उत्साहपूर्वक उसे हाथ हिलाकर बुला रहे थे। वांग टेंग अभिभूत महसूस कर रहा था। वह अंदर गया और अपनी युद्ध प्रक्रिया की जानकारी दी। हर किसी को परिणाम पता था, लेकिन फिर भी वे विवरण देखकर आश्चर्यचकित थे। अच्छा हुआ तुमने बिजली की एक सरणी का इस्तेमाल किया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतने दिनों तक इंतजार किया। जनरल क्यू युवानजू को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसकी आंखें भ्रमित दिख रही थीं। 5वीं रैंक के ग्रैंडमास्टर स्तर की सेना ने आपके हताहतों की संख्या को न्यूनतम कर दिया। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मुझे लगा कि आप डर के कारण कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जनरल उकेरी ने अपना सिर हिलाया। बर्कले और हॉस ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने अपनी हार को सहर्ष स्वीकार कर लिया। नए टाइगर स्ट्राइक फोर्स कमांडर की हिम्मत और दूरदर्शिता उनसे बेहतर थी। उन्होंने आक्रमण करने का निर्णय लिया, जिससे उनकी टीम के कई लोग हताहत हो गए। और फिर भी वांग टेंग ने लंबे समय तक खुद को रोके रखा। उसे जीत की परवाह नहीं थी, उसने अपने योद्धाओं के जीवन को अधिक महत्व दिया। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उनका स्तर उनसे ऊंचा था। कर्नल और राष्ट्रीय सैन्य पदक। वांग टेंग ने जल्दी से रिपोर्टिंग खत्म कर दी। वास्तव में मुख्य बेस के पास संभवतः युद्ध प्रक्रिया के बारे में खुफिया जानकारी थी, लेकिन वह वांग टेंग के व्यक्तिगत विवरणों जितनी विस्तृत नहीं थी। ये देखने के लिए कि कहीं कोई विसंगति तो नहीं है, उनकी ब्रीफिंग आवश्यक थी। सेनापतियों ने उस युद्ध के लिए उसकी खूब प्रशंसा की, खास तौर पर बिजली के इस्तेमाल के लिए। वे कम से कम नुकसान के साथ जीत गए। यह एक बेहतरीन नतीजा था। जनरल कैमरन ने अंत में कहा, मेजर वांग टेंग, आपने अच्छा किया। लड़ाई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें होशियार होने की जरूरत है, न कि सिर्फ बल प्रयोग करने की। यह सबसे बेवकूफी भरा तरीका है। आपने आसपास के माहौल, स्थानीय मौसम और युद्ध के मैदान के विभिन्न तत्वों पर विचार किया और उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। ये वह बुद्धिमत्ता और गुण है जो एक नेता में होना चाहिए। क्यू युवानजू और अन्य जनरलों ने इस कथन से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। बर्कले और हॉस को शर्मिंदगी महसूस हुई, यहां तक कि वे छिपने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहते थे। उन्होंने लड़ने के लिए सबसे सरल और मूर्खतापूर्ण तरीका अपनाया। वे पहले ही हार चुके थे। वे शुरू में थोड़े से आश्वस्त नहीं थे। वांग टेंग ने अपनी टीम की सुरक्षा के बारे में सोचा, लेकिन युद्ध में हताहत होना आम बात है।
उन्हें लगा कि उसने इस व्यूह का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वह बाहरी ताकत पर भरोसा करना चाहता था। ये टाइगर स्ट्राइक फोर्स की असली ताकत नहीं थी। लेकिन जैसी स्थिति थी, वे ही ऐसे लोग थे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। दोनों ने सेना में प्रवेश करते ही नेता की बुद्धिमत्ता और गुणवत्ता के बारे में सीख लिया था। दुर्भाग्य से वे अपनी सेना की महिमा में डूब गए और इन जैसी सामान्य बातों को भूल गए। वे बहुत अधिक परिणाम उन्मुख थे। जब वे युद्ध के लिए गए तो उनकी मानसिकता यही थी। एक गुप्त व्यापार प्रणाली चेकमार्क पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके युवा सहकर्मी ने अनजाने में उन्हें सबक सिखा दिया था। वांग टेंग ये देखकर दंग रह गया कि सभी ने उसकी प्रशंसा की। क्या मैं इतना उत्कृष्ट हूँ? एक नेता की बुद्धिमत्ता और गुणवत्ता क्या है? क्या मेरे पास वह है? मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? जनरल कैमरून की आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मेजर वांग टेंग द्वारा दिए गए असंख्य सैन्य योगदानों के आधार पर शीर्ष अधिकारियों ने निर्णय लिया है। उसे उसकी योग्यता के आधार पर पुरस्कृत किया जाने वाला था। बर्कले और हॉस सीधे बैठ गए। उन्होंने वांग टेंग को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। वांग टेंग ने आश्चर्य से जनरल कैमरून को देखा। यह थोड़ा अचानक था। मेजर वांग टेंग को कर्नल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। जनरल कैमरून मुस्कुराए। कर्नल बर्कले और हॉस हैरान दिख रहे थे। वे अपनी ईर्ष्या को अब और नहीं छिपा पा रहे थे। यह उनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सोचा था कि वांग टेंग अधिक से अधिक लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगे, लेकिन उन्हें 2 रैंक ऊपर लाकर सीधे कर्नल के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। ध्यान रहे, वे कई वर्षों तक सेना में रहे थे तथा उच्च रैंक तक पहुंचने से पहले उन्होंने अनेक योगदान दिए थे। और फिर भी वांग टेंग को मेजर से कर्नल के पद पर सीधे पदोन्नत कर दिया गया। एक गुप्त व्यापार प्रणाली चेकमार्क पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें यह अनुचित लगा। वांग टेंग बहुत छोटा था और उसने अभी अभी सेना में भर्ती हुआ था। उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं था, फिर भी वह पहले से ही उनके बराबर स्तर पर था। कोई भी इसे अनुचित मान सकता है। वांग टेंग आश्चर्यचकित रह गया। मैं तो पहले से ही कर्नल हूं। मैंने इसे हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं किया। क्या मैंने ऐसा किया? जनरल क्यू युवानजू, जनरल उकेरी और अन्य जनरलों के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें इस फैसले के बारे में पहले से पता था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी इसे मंजूरी दी। ये सच था कि वह व्यक्ति वाकई बहुत छोटा था। हालांकि उन्हें लगा कि उन्हें अपनी टीम में ऐसी प्रतिभा को बनाए रखने की जरूरत है, और खास लोगों को खास व्यवहार की जरूरत है। उन्हें हर समय नियमों से चिपके रहने की जरूरत नहीं थी। इस प्रतिभा को छोड़ देना बहुत बड़ी क्षति होगी। उन्हें उम्मीद थी कि वांग टेंग डिफेंस प्लेनेट नंबर 29 को गौरव दिलाते रहेंगे। इस मिशन के माध्यम से उन्होंने बड़े लोगों की नजरों में अपनी जगह बना ली थी और पूरे ग्रहीय अभियान के लिए कुछ सम्मान भी प्राप्त किया था। इससे पहले वे 3 अग्रिम पंक्तियां गंवाने के बाद अन्य रक्षा ग्रहों के जनरलों के सामने अपना सिर नहीं उठा सकते थे। एट नोबल बन एट। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या ये परिणाम उपेक्षा के कारण हुआ। अब वांग टेंग के असाधारण प्रदर्शन के कारण सभी का मुंह बंद हो गया। मेजर वांग टेंग, रुकिए, अब मुझे आपको कर्नल वांग टेंग कहना चाहिए। जनरल कैमरून मुस्कुराए। धन्यवाद। वांग टेंग ने झट से जवाब दिया और औपचारिक रूप से जनरलों को सलामी देने के लिए दौड़ा। वह बेवकूफ नहीं था। उसने अंदाजा लगाया कि ये अधिकारी ही उसकी पदोन्नति में सहायक थे। अन्यथा उम्र और अनुभव के आधार पर रैंक में ऐसी बढ़ोतरी कभी नहीं हुई होती। चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, उन्होंने एहसान स्वीकार कर लिया। जनरल क्यू युवानजू और अन्य लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया। वांग टेंग की योग्यता और स्वभाव दोनों ही काबिले तारीफ थे। अपनी खूबियों की वजह से वह घमंडी नहीं हुआ, न ही उसने दूसरों को इसलिए नीचा देखा क्योंकि उसे सत्ता मिली थी। वह खुशखबरी के बाद भी शांत और विनम्र रहने में सक्षम था। बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते। अहंकार किसी को बहुत आगे नहीं जाने देता। जनरल कैमरून ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्नल वांग टेंग, कड़ी मेहनत करते रहो। अगर तुम इस तरह की कुछ और उपलब्धियां हासिल करोगे तो मैं तुम्हें राष्ट्रीय सैन्य पदक दिलाने के लिए आवेदन कर सकता हूं। तुम्हारा महान दर्जा भी बढ़ सकता है। वांग टेंग आश्चर्यचकित और उत्साहित था। उसे नहीं पता था कि राष्ट्रीय सैन्य पदक क्या होता है, लेकिन वह जानता था कि कुलीनता में आगे बढ़ना कितना कठिन है। काओ हुंटू ने अपना आधा जीवन बैरन का पद पाने की कोशिश में बिताया, लेकिन उसने उसे उससे छीन लिया। अब जनरल कैमरून उनसे कह रहे थे कि यदि वे अधिक सैन्य योगदान देंगे तो वे और अधिक ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। क्या यह एक बड़ा बोनस नहीं था? सैन्य योग्यता प्राप्त करना उनके लिए खाने पीने जितना आसान था। जनरल कैमरून एक अच्छे आदमी है। राष्ट्रीय सैन्य पदक, राउंड बॉल ने अचानक वांग टेंग के मन में कहा। राष्ट्रीय सैन्य पदक क्या है? वांग टेंग पूछे बिना नहीं रह सके।
राउंड बॉल ने गहरी सांस ली और समझाया, ये सम्मान का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। केवल वे ही इसके हकदार हैं जिन्होंने उत्कृष्ट सैन्य कारनामे किए हैं। बाद वाले ये कल्पना नहीं कर सके कि जनरल कैमरून को ऐसा क्यों लगा कि वांग टिंग को ये पुरस्कार मिलने का मौका था। यह ध्यान देने योग्य बात थी कि कई स्वर्गीय मंच मार्शल योद्धा इसे प्राप्त करने में असमर्थ थे, और वांग टिंग सिर्फ एक स्वर्गीय मंच मार्शल योद्धा था। फिर भी वह एक सच्चा राक्षस था। उसकी उपलब्धियां किसी स्वर्गीय योद्धा से कम नहीं थीं। उसने उनमें से अधिकांश को भी पीछे छोड़ दिया था। इस नजरिए से देखा जाए तो वांग टिंग के पास प्रतिष्ठित पदक जीतने का अवसर था। इसके अलावा जनरल कैमरून बिना किसी कारण के इस बारे में बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने निश्चित रूप से कुछ सुना था। सेना के शीर्ष अधिकारी संभवतः उस लड़के पर विशेष ध्यान दे रहे थे। राउंड बॉल को एक पल के लिए परेशानी महसूस हुई। यह आदमी जहां भी जाता है असाधारण होता है। राउंड बॉल भावुक हो गया। उसके दिमाग में कई विचार आए। यदि नांगोंग यू में वह क्षमता होती तो उसे धोखा देकर मारा नहीं जाता। तुलनाएं डरावनी थीं। वांग टिंग में प्रतिभा तो थी, लेकिन वह वांग टिंग की तुलना में कुछ भी नहीं थे। क्या राष्ट्रीय सैन्य पदक इतना प्रभावशाली है? वांग टिंग ने अपने दिल में पूछा। यह पहचान और सम्मान का प्रतीक है। आप इसे इतने कठोर शब्दों में नहीं कह सकते, राउंड बॉल ने गुस्से से जवाब दिया। वांग टिंग ने कहा, हमें वास्तविकता का सामना करना होगा। सम्मान नकली है, यथार्थवादी होना बेहतर है। राउंड बॉल का मुंह हिल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि खंडन कैसे किया जाए। ये क्रोधित करने वाला है। उन्होंने वांग टिंग को नजरअंदाज कर दिया। अरे, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि वह पदक किस काम का है? वांग टिंग ने पूछा। जब उसने छोटे लड़के को चुप होते देखा तो वह परेशान हो गया। राउंड बॉल जितना अधिक बोलता गया, वह उतना ही अधिक उत्सुक होता गया। यह पदक अद्भुत लगता है। इसे पाने वालों के लिए इसमें कुछ विशेष सुविधाएं भी होंगी। आप स्वयं जांच कर सकते हैं, राउंड बॉल ने उग्रता से उत्तर दिया। वांग टिंग, जनरल कैमरून ने कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। वांग टिंग को यह देखने के लिए अपने प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा कि क्या वह अंत में उक्त पदक जीत सकता है। लेकिन उसने जो कहा उसे सुनकर सभी को जलन हुई, जिसमें जनरल क्यू युवानजू और अन्य जनरल भी शामिल थे। उनके पास राष्ट्रीय सैन्य पदक नहीं था, लेकिन इसे प्राप्त करने का अच्छा मौका था। बर्कले और हॉस भी अपवाद नहीं थे। ईर्ष्या से उनकी आंखें लगभग लाल हो गईं। वे सभी सैन्य मार्शल योद्धा थे, इसलिए उनके लिए सर्वोच्च मान्यता प्राप्त करने की लालसा रखना स्वाभाविक था। हालांकि इससे पहले कि वे पदक पाने के कोई संकेत देख पाते, युवक ने पहले ही प्रयास कर लिया था। इसकी तुलना में उन्हें लगा कि उनके पास गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है। ब्रीफिंग समाप्त हुई और जनरल कमांडिंग हॉल से बाहर चले गए। बर्कले और हॉस वांग टिंग का अभिवादन करने गए और अपना परिचय दिया। कर्नल वांग टिंग, बधाई हो, बर्कले ने कहा। आपको भी बधाई, वांग टिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुस्कुराते हुए व्यक्ति को कभी थप्पड़ मत मारो। बर्कले को अपनी पलकों के कोनों में फड़किन महसूस हुई। आपने मुझे बधाई क्यों दी? इसमें बधाई देने वाली क्या बात है? वे ही लोग थे जो बुरी तरह हार गए। हॉस भी उसकी तारीफ करना चाहता था, लेकिन उसने जल्दी से अपने शब्द निगल लिए। वह अब जोर से कुछ नहीं कह सकता था। वांग टिंग केवल शब्दों से ही किसी का गला घोंट सकता था। बर्कले ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर आपके पास समय हो तो रेड स्कॉर्पियन फोर्स से मिलने आए। वह बड़बड़ाते हुए चला जाता, लेकिन वह जानता था कि वह युवक जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। निश्चित रूप से, वांग टिंग ने विनम्रता से उत्तर दिया। हॉस ने कहा, यदि आपके पास समय हो तो आपको रेजिंग बियर फोर्स भी देखना चाहिए। वे ईर्ष्यालु थे, लेकिन वे वांग टिंग की क्षमता को अनदेखा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का फैसला किया। वे आवेग में आकर कोई कदम नहीं उठाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है। वांग टिंग ने जल्दी से सिर हिलाया। जब बुजुर्ग दंपति ने देखा कि वह कितना विनम्र था, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि कर्नल वांग टिंग किसी कारण से अजीब थे, उनके काम करने का तरीका सामान्य से बहुत अलग था। कुछ विनम्र बातचीत के बाद उन्होंने विदाई ली। वांग टिंग अपने डिप्टी से मिले और वापस अपने कैंप की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। उनका आवास पहले से ज्यादा आरामदायक हो गया था और अब उनका आवास बदल दिया गया था। जब उनके 5 अनुयायियों को वांग टिंग की पदोन्नति के बारे में पता चला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। 2 रैंक की छलांग। हमारा कमांडर अद्भुत है। रैंक छोड़ना दुर्लभ था। सामान्य मार्शल योद्धाओं को एक भी रैंक ऊपर जाने में कठिनाई होती थी, खासकर मेजर बनने के बाद। कर्नल रैंक प्राप्त करने के बाद अगला काम जनरल बनना था। हर जनरल के पास स्वर्ग मंच की योग्यता होनी चाहिए और कई योग्यताएं अर्जित करनी चाहिए। हर कोई उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता था।
इसीलिए कर्नल की पदोन्नति बहुत सख्त थी। एक स्तर ही काफी कठिन था, 2 स्तर तो दूर की बात है। अल्पविराम। जैसे ही वे अपने शिविर में पहुंचे, एक व्यक्ति बाहर आया और वांग टेंग का रास्ता रोक लिया। वह एक युवक था। उस युवक के पीछे कई योद्धा थे। उस आदमी ने उदासीनता से वांग टेंग को देखा और पूछा, क्या आप वांग टेंग हैं? वांग टेंग ने आंखें सिकोड़कर उस नवागंतुक को देखा और तुरंत उसे पहचान लिया। पाका परिवार। वह गंजा था और उसके माथे पर लाल रंग की लौ का प्रतीक था। वह मांसल नहीं था और एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं दिखता था, सिवाय थोड़े लंबे होने के। तीखे और कोणीय चेहरे के साथ वह एक ठंडी और दूर की आभा देता था। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वांग टेंग ने पाका परिवार के प्रति स्वागतपूर्ण रवैया नहीं दिखाया। युवक ने अपने चारों ओर नजर घुमाए और कठोर स्वर में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उनसे कहो कि वे चले जाएं। हम्फ। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। तुम क्यों हंस रहे हो? युवक ने तिरस्कार से भौहें सिकोड़ी। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वांग टेंग ने पूछा। क्या? युवक ने अपनी भौं और भी जोर से सिकोड़ ली। हालांकि जब उसे वहां जाने का कारण याद आया तो उसने अपनी अधीरता पर काबू पा लिया। आप क्या है? वांग टेंग ने शांति से पूछा। तुम किस्मत को ललचा रहे हो। युवक क्रोधित हो गया। उसकी निगाहें तीखी हो गईं। धमाका। उसके शरीर से एक जबरदस्त दबाव निकला और वांग टेंग की ओर बढ़ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हुओ किया और बाकी लोगों ने जब ये सब होते देखा तो वे चिल्ला उठे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। वांग टेंग को उनकी मान्यता प्राप्त हो गई थी। वह टाइगर स्ट्राइक फोर्स का कमांडर था जो उनकी टीम की रीढ़ था। कोई भी उसे अपमानित नहीं कर सकता था। एट नोबल बन एट। इसके अलावा वांग टेंग उनके लिए बोल रहा था। वह नौजवान उन पर नजर रख रहा था, उन्हें जाने का आदेश दे रहा था जैसे कि वे नौकर हो। ये बहुत ज्यादा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि वांग टेंग वहां नहीं होते तो वे भड़क जाते। बूम 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 बूम। पांचों आभाएं फट गईं और दूसरे दल से भिड़ गईं। हम्फ। युवक ने नाक भान सिकोड़ी। उसकी निगाहें चमक उठी और उसका आभामंडल और भी बढ़ गया। धमाका। हुओ किया और अन्य लोग विरोध नहीं कर सके, उन्हें कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे आश्चर्य से उस युवक को देखने लगे। ये कौन है? इतनी कम उम्र में वह ऐसी क्षमता कैसे प्राप्त कर सका? इसके अलावा वह केवल एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा था। वह पहले से ही अपने दम पर 5 ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धाओं का सामना करने में सक्षम था। धमाका। उस क्षण वांग टेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक रक्तरंजित इरादा जारी किया, जो युवक की आभा से टकराया। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। युवा अपराधी के चेहरे पर कुछ भाव आए और वह आधा कदम पीछे हट गया। वह विकृत भाव से वांग टेंग को घूरने लगा। युवक के सहायक चिल्लाए और इकट्ठे हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उनमें से 10 से ज्यादा थे, उनमें से हर एक दिव्य क्षेत्र की आभा बिखेर रहा था। उनमें से एक ब्रह्मांडीय मंच पर था। सभी ने वांग टेंग को घूर कर देखा और हथियार निकालकर उस पर तान दिए। यदि युवक ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया तो उन्हें हमला करने में कोई हिचक नहीं होगी। टाइगर स्ट्राइक फोर्स कैंप के ठीक सामने परेड करने की हिम्मत किसने दी? वांग टेंग की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। वह चिल्लाया, तैयार हो जाओ। धमाका। शिविर में मौजूद सभी योद्धाओं ने पहले ही प्रवेश द्वार पर स्थिति को भांप लिया था। इसलिए अपने नेता की पुकार सुनकर वे बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ पड़े। 5000 दिव्य मंचीय योद्धा आकाश में बिखरे हुए थे तथा उन्होंने उस स्थान को पूरी तरह से घेर लिया था। दूसरे पक्ष को ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। हवा में तैनात लोगों को देखते ही उनके हाव भाव बदल गए। उनके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। वांग टेंग ने अपना सिर झुकाया और पूछा, क्या तुम मुझ पर हमला करने की योजना बना रहे हो? मौन। भाई, ये गिरोह कौन बना रहा है? ये व्यक्ति थोड़ा बेशर्म है। मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति हूँ। चूंकि तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो, इसलिए मैं भी तुम पर हमला करूंगा। आओ, काया मत बनो, वांग टेंग ने कहा। सब लोग अपना सिर साफ करो। 100 से भी कम लोगों के मुकाबले 5000 लोग हैं। क्या इसे आप निष्पक्षता कहते हैं? क्या आपको निष्पक्षता के अर्थ के बारे में कोई गलतफहमी है? वांग टेंग, हद से आगे मत बढ़ो, युवक ने ठंडी आवाज में कहा। तब तक उसका चेहरा घिनौना हो चुका था। मैं, वांग टेंग ने उपहास करते हुए कहा, तुम मेरे घर मुसीबत ढूंढने आए थे और अब तुम कह रहे हो कि मैं हद पार कर रहा हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने हाथ हिलाकर चिल्लाया, इन्हें नीचे ले जाओ। हाँ। 5000 योद्धाओं ने एक स्वर में उत्तर दिया और आसमान में उड़ गए। वे अपना कदम बढ़ाने ही वाले थे। क्या हो रहा है? टाइगर स्ट्राइक फोर्स को किसने नाराज किया? अरे, वे तो मौत की तलाश में हैं।
उन्हें अपने दरवाजे पर मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत किसने दी? अल्पविराम। इस शोरगुल से आसपास खड़े कई योद्धा आकर्षित हुए और जब उन्होंने ये टकराव देखा तो चर्चा करने लगे। वांग टिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवक के चेहरे पर भाव बदल गए। उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टिंग सचमुच हमला करेगा, इसलिए वह जल्दी से चिल्लाया, मैं स्वेट तीसरे राजकुमार के आदेश पर आया हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूं। कृपया गलतफहमी न पालें। तीसरा राजकुमार। वांग टिंग ने आंखें सिकोड़कर कहा, शाही परिवार के अलावा कोई भी स्वयं को राजकुमार नहीं कहेगा। पाकस परिवार का ये युवा लड़का तीसरे राजकुमार की ओर से आया। यह अप्रत्याशित है। हुओ किया और अन्य प्रतिनिधियों के चेहरे के भाव बदल गए। वे अब झिझक रहे थे। वे जानते थे कि तीसरे राजकुमार का नाम क्या दर्शाता है। शाही परिवार। टाइगर स्ट्राइक फोर्स उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। हुओ किया और अन्य लोगों ने वांग टिंग की ओर देखा। वांग टिंग, लापरवाह मत बनो। शाही परिवार ग्रैंड ड्यूक्स के साथ व्यवहार करने जैसा नहीं है। हम उन्हें आसानी से छू नहीं सकते, राउंड बॉल ने वांग टिंग के दिमाग में कहा, जो उत्तेजित लग रहा था। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। वांग टिंग कुछ देर रुका और सोचने लगा। फिर उसने पूछा, तुम तीसरे राजकुमार के आदेश पर आए हो? तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? स्वेट ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि वे रुक गए हैं। जब उसने जवाब दिया, ये तीसरे राजकुमार की निशानी है, तो उसका अहंकारी और उदासीन भाव फिर से लौट आया। उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह निकाला और उसे वांग टिंग के सामने लहराया। इस वस्तु पर एक काले रंग के दिव्य जानवर की नक्काशी थी। वह महान कियान साम्राज्य का दिव्य जानवर कुनबू जानवर था। उस प्राणी के 8 सींग थे। हर बार जब प्राणी की शक्ति एक स्तर तक बढ़ जाती थी, तो उसके सिर पर एक अतिरिक्त सींग उगाता था। वांग टिंग के बैरन टोकन पर केवल एक सींग था। 8 सींग शाही परिवार का प्रतिनिधित्व करते थे। केवल सर्वोच्च कुलीन वर्ग को ही 8 सींग वाले कुनबू जानवर का उपयोग करने का अधिकार था। अगर किसी ने नकली बनाने की हिम्मत की, तो वह व्यक्ति मौत की तलाश में होगा। इसका मतलब केवल यही हो सकता है कि वह वस्तु वास्तव में राजकुमार की थी। तीसरा राजकुमार मुझसे क्या करवाना चाहता है? वांग टिंग ने अपनी आंखों में तीखी चमक के साथ पूछा। मैं तुम्हें ये बात केवल निजी तौर पर ही बता सकता हूं, श्वेत ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं चला जाऊंगा, वांग टिंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। तुम? स्वेट क्रोधित हो गया। वह तीसरे राजकुमार के संरक्षण में था, इसलिए उसे अक्सर सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता था, यहां तक कि स्वर्ग के मार्शल योद्धाओं द्वारा भी। हालांकि वांग टिंग उसका अपमान करता रहा। ये क्रोधित करने वाला था। उसने नाक सिकुड़ी और फैसला किया। सौदा करने के बाद वह वापस जाएगा और तीसरे राजकुमार से वांग टिंग के घमंड के बारे में शिकायत करेगा। देखते हैं कि वह कब तक घमंड से काम ले पाता है। उन्होंने गहरी सांस ली और आवाज में कहा, वांग टिंग, मेरे पिता तीसरे राजकुमार के आदमियों में से एक है। राजकुमार चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप सैन्य अदालत में मेरे पिता के खिलाफ अपने आरोप वापस ले लेते हैं, तो उन्हें आपका एहसान चुकाने में कोई आपत्ति नहीं है। क्रॉफ्ट्स? वांग टिंग ने पूछा। हाँ, श्वेत ने उत्तर दिया। वांग टिंग ने नाक भान सिकोड़ी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने यह बात खुलेआम कहने की हिम्मत नहीं की। अगर वह ये बात जोर से कहता तो ये सैन्य अदालत के लिए सीधा उकसावा होता। तीसरा राजकुमार भी इसके परिणामों को सहन नहीं कर पाता। तीसरे राजकुमार से अनुग्रह प्राप्त करना आपके लिए सौभाग्य की बात है। असंवेदनशील मत बनिए, स्वेट ने आगे कहा जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। एक एहसान और वह चाहता है कि मैं आरोप वापस ले लूं। वह खुद को बहुत ऊंचा समझता है। वांग टिंग भावशून्य रहा, लेकिन उसके दिल में गुस्सा पहले से ही उबल रहा था। ये बहुत ज्यादा है। राउंड बॉल भी गुस्से में था, लेकिन साथ ही वह असहाय भी महसूस कर रहा था। उनका प्रतिद्वंद्वी तीसरा राजकुमार था, जो शाही परिवार का सच्चा सदस्य था। वह एक अत्यंत महान स्थिति और महान शक्ति वाला प्रतियोगी था, न कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका वांग टिंग विरोध कर सके। टिंग, मेरा समय सीमित है और मैं इसे आपसे बात करके बर्बाद नहीं कर सकता। क्या आपने इस बारे में सोचा है? स्वेट ने ठंडे स्वर में कहा। वह अहंकारी था और जाहिर तौर पर हमारे हीरो को नीची नजर से देख रहा था। अगर क्रॉफ्ट्स न होते, तो वह कभी वहां नहीं जाता। जहां तक वांग टिंग और पाकस के बीच चल रहे झगड़े की बात है, तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक साधारण दिव्य मंच मार्शल योद्धा संभवतः उन्हें हिला नहीं सकता था। युवा योद्धाओं के हाथों उन्हें कई बार पराजय का वास्तविक कारण ये था कि वास्तविक शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं ने कोई कदम नहीं उठाया था। यदि वे ऐसा करते तो वांग टिंग भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते। श्वेत के शब्द सुनकर हमारा हीरो भावशून्य हो गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
राउंड बॉल को बुरा लगा और उसने जल्दी से कहा, वांग टिंग। इससे पहले कि वह वाक्य पूरा कर पाती, वांग टिंग ने पहले ही जवाब दे दिया था। मुझे खेद है, मैं मना करता हूँ। उन्होंने बिना आवाज का उपयोग किए ऊंची आवाज में बात की। चूंकि दूसरा पक्ष बेशर्म था, इसलिए उसे ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे तो अंधेरे प्रेतों का भी डर नहीं था, तीसरे राजकुमार का तो बिल्कुल भी डर नहीं था। सब खत्म हो गया। स्वेट को पहले तो आत्मविश्वास महसूस हुआ, लेकिन जवाब से उसका चेहरा सख्त हो गया। वह गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? तुम्हें हिम्मत किसने दी? मैं हिम्मत क्यों नहीं कर सकता? वांग टेंग ने व्यंग्य किया और फिर न्यायपूर्ण ढंग से कहा, तीसरा राजकुमार मुझे क्रॉफ्ट्स के आरोपों से मुक्त करने के लिए एहसान का इस्तेमाल करना चाहता है। वह सैन्य अदालत और पूरी सेना के प्रति अनादर दिखा रहा है। मैं, वांग टेंग, सेना का सिपाही और जनरलों का प्रिय टाइगर स्ट्राइक फोर्स का कमांडर हूं। मैं तीसरे राजकुमार के एकमात्र एहसान के लिए ये सब कैसे दे सकता हूं? तुम मुझे बहुत नीची नजर से देखते हो। आप मेरे चरित्र का अपमान कर रहे हैं और मेरी गरिमा को कुचल रहे हैं। मैं, वांग टेंग, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। भले ही मैं तीसरे राजकुमार को नाराज कर दूं और इस प्रक्रिया में मर जाऊं, मैं सेना की गरिमा की रक्षा करूंगा। मुझे रिश्वत देने के बारे में सोचना भी मत। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग की आवाज और भी ऊंची होती गई और अंत में गर्जनापूर्ण हो गई। तुम चुप हो जाओ। स्वेट हैरान और क्रोधित था। ये वांग टेंग पागल है। इस मामले को उजागर करने की हिम्मत कैसे हुई? यदि लोगों को पता चले कि तीसरा राजकुमार एक निजी सौदा करने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित रूप से वे यही सोचेंगे कि उसने सैन्य अदालत की अवमानना की है, जिससे उसकी अपनी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। अन्य लोग निश्चित रूप से इसे महानुभाव पर हमला करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे। वह तीसरे राजकुमार को अपमानित कर रहा था। यदि अन्य लोग मना भी कर दें, तो भी वे ऐसा करने का साहस नहीं कर पाएंगे। ये वांग टेंग बहुत बेशर्म है। सेना की गरिमा, जनरलों का प्यार, ये सब डराने के लिए था। ये सुनकर हुआ किया और अन्य लोग गुस्सा हो गए। इस व्यक्ति ने वास्तव में तीसरे राजकुमार का नाम लेकर हमारे कमांडर को धमकी दी थी। यह अपमानजनक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राउंड बॉल दंग रह गया। ये कैसे संभव है? ये रणनीति पूरी तरह अप्रत्याशित थी। दूसरों को डराने की उसकी क्षमता बहुत अच्छी है। क्यों? तुम ऐसा करने की हिम्मत तो करते हो, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। क्या ये गरिमा में तीसरा राजकुमार सिर्फ इतना ही कर सकता है कि छुपाए? वांग टेंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, कमीने, तीसरा राजकुमार एक अतुलनीय प्रतिभा और एक प्रमुख व्यक्ति है। तुमने उसका अपमान करने की हिम्मत कैसे की? स्वेट क्रोधित हो गया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था। उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। तीसरे राजकुमार की संलिप्तता के बारे में उनकी बातचीत वांग टेंग द्वारा बताए गए बयान से पूरी तरह अलग थी। उनका नाम लेना उनके दावे की पुष्टि करने के समान था। वह मूलतः ये कबूल कर रहा था कि राजकुमार ने स्वयं उसे वांग टेंग को ढूंढने और क्रॉफ्ट्स के खिलाफ सभी आरोपों को हटाने के लिए बातचीत करने को कहा था। हालात खराब लग रहे हैं। क्या तीसरा राजकुमार चाहता है कि कमांडर वांग टेंग क्रॉफ्ट्स के खिलाफ अपने आरोप वापस ले ले? तीसरा राजकुमार ऐसा निर्णय कैसे ले सकता है? कमांडर वांग टेंग हमारी पीढ़ी के लिए एक सच्चे रोल मॉडल है। उन्होंने सेना की गरिमा की खातिर राजकुमार को अपमानित करने का साहस भी किया। ये सही है। कमांडर वांग टेंग हमारे लिए एक सच्चे रोल मॉडल है। कमांडर वांग टेंग ने तीसरे राजकुमार को नाराज किया है। हमें उसके लिए गवाही देनी चाहिए ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। अल्पविराम। वांग टेंग के जोरदार बयानों के दौरान उनके चारों ओर मार्शल योद्धाओं का एक समूह था। सभी ने बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना। ये देखते हुए कि स्वेट ने तथ्य की पुष्टि की थी, सच्चाई सामने आ गई थी और वे आश्वस्त थे। स्वेट का चेहरा बहुत ही बदसूरत लग रहा था। वह पीला पड़ गया था और खून की उल्टी करने वाला था। नहीं, इसका तीसरे राजकुमार से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी एहसान के बारे में कुछ नहीं जानता, ऐसी कोई बात नहीं है। वांग टेंग, तुम मेरी निंदा कर रहे हो। स्वेट ने गुस्से से वांग टेंग की ओर इशारा किया, जब वह अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था। ये बात दूसरों को नहीं बताई जा सकती थी, अन्यथा तीसरा राजकुमार अवश्य ही उसके पीछे पड़ जाता। मैं तुम्हारी निंदा कर रहा हूं। तो बताओ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वांग टेंग चिल्लाया। मैं, स्वेत असमंजस में था। वांग टेंग ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया और चिल्लाते हुए कहा, तुम ये बात जोर से नहीं कह सकते, है ना? तुम्हें कोई और कारण नहीं सूझा। यहां आने का तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य क्रॉफ्ट्स को बचाना था। स्वेट ने कहा, तुम्हारी पोल खुल चुकी है।
सब लोग खुद ही फैसला करें, तय करें कि कौन विश्वसनीय है। क्या मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं मूर्खता से मुसीबत मोल लूं और बिना किसी कारण के तीसरे राजकुमार को भड़काऊं? वांग टेंग ने मासूमियत से कहा। कमांडर वांग टेंग सही कह रहे हैं। कोई भी तीसरे राजकुमार को बिना किसी अच्छे कारण के उकसाएगा नहीं। कमांडर वांग टेंग को ये खुलासा करने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। ये बहुत दयनीय है। ये बहुत ज्यादा है। वे हद से आगे बढ़ गए हैं। तीसरे राजकुमार को भी इस तरह से लोगों को धमकाना नहीं चाहिए। अल्पविराम। हर कोई धार्मिकता से भरा हुआ था क्योंकि वे उभरते हुए नायक का बचाव कर रहे थे। ऐसे कई लोग थे जो ये सब होते हुए बस देखते रहे, लेकिन जब तक वांग टेंग के पक्ष में 10 लोग बोलते रहेंगे तब तक ये खबर फैलती रहेगी। इस मामले को अब और नहीं छिपाया जा सकता था। श्वेत का चेहरा काला पड़ गया जब उसने देखा कि सब कुछ नीचे गिर रहा है। उसने अपने दांत पीस लिए और वांग टेंग को घूरने लगा। वह उसे बुरी तरह से मारना चाहता था। स्वेट के मुंह से ठंडे शब्द निकले। तुम अच्छे हो। तुम्हें इसका पछतावा होगा। वह अब और नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वह जाने के लिए मुड़ा। कुछ और कहने का कोई मतलब नहीं था। ये सेना थी, वे केवल वांग टेंग की बात पर ही विश्वास करेंगे और उसे अनदेखा करेंगे। उस आदमी को वापस लौटना पड़ा और राजकुमार को स्थिति के बारे में बताना पड़ा ताकि वह उचित कदम उठा सके। किसने कहा कि तुम जा सकते हो? वांग टेंग ने उपहास किया। तुम मुझे रोकने की हिम्मत करोगे? श्वेत रुक गया और ठंडी आंखों से वांग टेंग की ओर देखा। तुम अपनी मर्जी से आओ और जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी टाइगर स्ट्राइक फोर्स क्या है? ये कहने के बाद वांग टेंग चिल्लाया, उन्हें नीचे ले जाओ। एट नोबलबन एट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वेट अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह मजबूत और प्रतिभाशाली था और तीसरे राजकुमार द्वारा भर्ती किया गया था। जो कोई भी उसे देखता था वह उसके साथ सम्मान से पेश आता था। हालांकि वांग टेंग ने जाकर उसे बार बार अपमानित किया। चूंकि उसे रौंदा जा रहा था, इसलिए उसे अब पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। धमाका। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और एक सघन नक्षत्र अग्निशक्ति एक हथेली के आकार की छवि में संघनित हो गई, जिसका लक्ष्य वांग टेंग की छाती पर प्रहार करना था। बॉस को पकड़ो और पूरा समूह गिर जाएगा। जब तक वांग टेंग को हराया जाता है, टाइगर स्ट्राइक फोर्स कुछ भी करने में असमर्थ होगी। वांग टेंग ऐसे करता है काम। एक धमाका। ताड़ का पेड़ तेजी से ऊपर आया और झुलसाने वाली गर्मी फैल गई। वांग टेंग को सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसने तुरंत अविश्वसनीय तापमान महसूस किया। स्वेट वास्तव में पाकर परिवार का सदस्य होने के योग्य था। वह एक और आग उपयोग करता था। हालांकि हमारा हीरो निडर था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी और उसके शरीर में मौजूद नेदर फ्रॉस्ट बाहरी ठंड पैदा कर रहा था। उच्च तापमान का उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक क्षण में उसके शरीर से हरे रंग की लपटें फूट पड़ी और उसकी एक मुट्ठी को लपेट लिया। वांग टेंग ने जोरदार मुक्का मारा। आग अल्टिमा शक्ति चरमोत्कर्ष। दोनों अंतिम हमले एक साथ मिल गए और शीघ्र ही मुट्ठी की चमक में परिवर्तित हो गए। धमाका। अगले ही पल हथेली और मुट्ठी टकराई, जिससे भयानक विस्फोट हुआ। परिणामस्वरूप हुए विस्फोट ने आसपास के वातावरण को प्रभावित किया। हुओ किया और बाकी लोगों को तुरंत पीछे धकेल दिया गया, जबकि लड़ने वाले लोग बीच में ही रह गए। कोई भी 500 मीटर के दायरे में नहीं रह सकता था। इतना गर्म। जब पुलिस अधिकारी आश्चर्य से टक्कर के केंद्र की ओर देखने लगे तो उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। दोनों प्रतिद्वंद्वी अग्नि बल हमलों का उपयोग कर रहे थे, भयानक तापमान पैदा कर रहे थे और हवा को विकृत कर रहे थे। यहां तक कि ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं को भी इसे अपनाने में मुश्किल हो रही थी। एट नोबलबन एट। एक पल में मुट्ठी और हथेली अलग हो गई। वांग टेंग और स्वेट दोनों वापस उड़ गए। बाद वाले ने 10 कदम पीछे लिए जबकि पहले वाले ने केवल 7 कदम पीछे लिए। ये कैसे संभव है? श्वेत की पुतलियां अविश्वास से सिकुड़ गईं। वह जानता था कि वांग टेंग ने ड्रैगन 14 और अन्य को हराया था, लेकिन वह एक अलग लीग में था। वह ब्रह्मांड चरण के केवल तीसरे स्तर पर था, लेकिन वह ब्रह्मांड चरण के शिखर पर उन लोगों के साथ आमने सामने मुकाबला करने में सक्षम था। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसे प्रतिभाओं में एक प्रतिभा माना जाता था और इस कारण से तीसरे राजकुमार द्वारा उसका मूल्यांकन किया गया था। हालांकि युवा कमांडर से लड़ते समय वह नुकसान में था। वह यह स्वीकार नहीं कर सका कि वांग टेंग सिर्फ एक दिव्य मंच मार्शल योद्धा था। यह उनके स्वाभिमान पर एक कठोर आघात था। वांग टेंग ने उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। वह तुरंत दौड़ा और दूसरे को अल्टिमा पावर वाली मुट्ठियों से उड़ा दिया। बूम बूम बूम। वह तीसरे राजकुमार और स्वेट से सचमुच क्रोधित था और कोई दया नहीं दिखा रहा था। क्या तीसरा राजकुमार इतना महान है?
बस कुछ शब्द और वह चाहते थे कि वह क्रॉफ्ट्स के खिलाफ सभी आरोप वापस ले ले। वह आदमी सचमुच सोचता था कि वह मिट्टी से बना है और उसके साथ जैसे चाहे खेला जा सकता है। वे सोचेंगे कि यदि वह उन्हें यह नहीं दिखाएगा कि वह किस चीज से बना है, तो उसे धमकाना आसान है। स्वेट के हाव भाव बदल गए, लेकिन उसकी आंखों में तुरंत एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसके शरीर से आग की शक्ति फूट पड़ी और उसने बिना किसी रोक टोक के दूसरे से भिड़ने के लिए अल्टीमा शक्ति का इस्तेमाल किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह वांग टेंग जैसे दिव्य स्तर के योद्धा को पराजित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। डिप्टीज ने दया से स्वेट को देखा। कमीने को नहीं मालूम कि हमारा कमांडर कितना डरावना है। उनका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था और वे केवल किनारे से देखते रहे। वांग टेंग और स्वेट ने पहले जमीनी स्तर पर और बाद में आसमान में लड़ाई लड़ी। स्वेट ने सभी तरीके अपनाए, यहां तक कि ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक का भी इस्तेमाल किया। उसका शरीर आग की लपटों से ढका हुआ था, जिससे उसकी शारीरिक विशेषताओं में बहुत सुधार हुआ, शक्ति, गति और यहां तक कि उसके नक्षत्र अग्नि बल पर नियंत्रण भी। यह बिल्कुल एक मानवरूपी ड्रैगन में तब्दील होने जैसा था। बूम बूम बूम, आकाश में धीमी टक्करों की आवाजें गूंज रही थीं। उनके आक्रमणों के साथ साथ भयानक बल उतार भी थे, जब वे आकाश में उड़ रहे थे और अनेक युद्ध योद्धाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। क्या चल रहा है? वे क्यों लड़ रहे हैं? लगता है ये तीसरे राजकुमार का आदमी है। वह कमांडर वांग टेंग को धमकाना चाहता था, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। तीसरे राजकुमार, क्या कमांडर वांग टेंग इतने कठोर है? अल्पविराम। कई लोग तो ये समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन जब अन्य दर्शकों ने उन्हें समझाया तो उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। जैसे जैसे वह लड़ता गया, श्वेत और अधिक अधीर होता गया। चाहे उसने कितना भी जोरदार हमला किया हो, वह वांग टेंग को हिला नहीं सका। उसे ऐसी परिस्थिति का सामना बहुत कम करना पड़ता था। ऐसा केवल तभी होता था जब वह तीसरे राजकुमार के साथ मुकाबला करता था, तभी वह इस तरह का दबाव महसूस कर पाता था। लेकिन वह तो तीसरा राजकुमार था। वांग टेंग की तुलना तीसरे राजकुमार से कैसे की जा सकती है? अचानक वांग टेंग को ध्यान भटकाने वाले पल का फायदा मिला। वह स्वेट के पीछे आया और उसे बिजली के तमाचे से जोरदार तमाचा मारा। धमाका। स्वेट को बहुत डर लगा, लेकिन उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसे लगा कि एक पल के लिए उसका सिर सुन्न हो गया, फिर वह असहाय होकर गिर पड़ा। वह आकाश से गिरा और जमीन पर धंस गया। धूल का बादल छट गया और एक बड़ा छेद दिखाई दिया, जिसके चारों ओर जाल जैसी दरारें थीं। डॉट डॉट डॉट। फिर भी स्वेट अभी भी एक ब्रह्मांडीय चरण मार्शल योद्धा था। इस तरह के हमले के बाद उसे वाकई खून की उल्टी हो रही थी, लेकिन वह अभी भी संघर्ष कर सकता था और छेद से बाहर निकल सकता था। जाहिर है, वांग टेंग उसे कोई मौका नहीं देंगे। युवा कमांडर आसमान से उतरा और स्वेट के सिर पर अपने पैर पटकते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, जब मैं पाक परिवार के किसी सदस्य पर पैर रखता हूं तो मुझे वाकई अच्छा लगता है। तुम। स्वेट के मुंह से खून निकल आया। वह एक प्रतिभाशाली योद्धा था, लेकिन उसे उस व्यक्ति द्वारा कुचला जा रहा था जिसे वह तुच्छ समझता था। यह अपमानजनक था। वांग टेंग ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए आवाज भेजी, क्या आपको लगता है कि अगर आपने तीसरे राजकुमार का जिक्र किया तो मैं डर के मारे कांप उठूंगा? क्रॉफ्ट्स को बचाना चाहते हैं? सपने देखो, वह पहले ही खत्म हो चुका है। वैसे ये सिर्फ थोड़ी दिलचस्पी की बात है। पाकर्स के साथ मेरा झगड़ा भविष्य में धीरे धीरे सुलझ जाएगा। तुम सिर्फ एक चींटी हो जो आसमान को हिलाने की कोशिश कर रही हो। बेटा, अपने आप को ज्यादा मत आंको। स्वेट के मुंह से खून बहने लगा और उसने गुस्से से वांग टेंग को घूरा। अगर तुमने मुझे छुआ, तो तीसरा राजकुमार तुम्हारे पीछे सबसे पहले आएगा। डॉट डॉट डॉट। वांग टेंग ऐसे करता है काम। 2. तुम जिद्दी हो। वांग टेंग ने अपने हाथ में बन रहे बिजली के तौले को तौला और उसे स्वेट के सिर के ऊपर घुमाया, मानो वह हमला करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान ढूंढ रहा हो। तुम क्या कर रहे हो? स्वेट के चेहरे का भाव बदल गया। उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में दर्द महसूस हुआ, जो स्पष्ट रूप से किसी चीज के कारण हो रहा था। फिर जब उसे इसका स्पष्ट दृश्य दिखा तो उसे एहसास हुआ कि यह क्या है। हुओ किया ने जब ये देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके दिल में एक अजीब सी आत्मीयता की भावना उमड़ रही थी। चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। बिजली का थप्पड़ बिजली की तरह चमक उठा और स्वेट की आंखों में बढ़ता रहा। बैंग बैंग बैंग, झपट्टा, धमाका। जब हमला स्वेट के सिर पर हुआ तो धीमी आवाज के साथ हल्की गड़गड़ाहट भी हुई। चमकदार गंजे सिर पर बड़े बड़े उभार उभर आए, जो तेजी से बढ़ने लगे। उसका शरीर अभी भी हिल रहा था। हरामी, वांग टेंग, तुम एक भयानक मौत मरोगे। रुकना।
सिसकी। स्वेट पहले तो चिल्ला रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज रोने में बदल गई। अंत में वह साफ साफ बोल भी नहीं पा रहा था। वह बहुत अपमानित महसूस कर रहा था और निराशा में डूबा हुआ था। अंत में उसे अपने जीवन पर भी संदेह होने लगा था। वांग टेंग मानव नहीं है। स्वेट के आदमियों के चेहरे पर बदसूरत भाव थे और वे चिल्ला रहे थे, वांग टेंग तुम मरना चाहते हो? क्या तुम सर स्वेट के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए तीसरे राजकुमार से नहीं डरते? अफसोस, वे 5000 योद्धाओं से घिरे हुए थे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वांग टेंग ने उनकी बात अनसुनी कर दी और कुछ देर तक मारना जारी रखा। जब उसने देखा कि स्वेट सांस लेने से ज्यादा सांस छोड़ रहा था, तो उसे लगा कि यह काफी है, और उसे लगा कि उसके दिल का गुस्सा काफी हद तक खत्म हो गया है। बहुत अच्छा, मेरा मन साफ है। राउंड बॉल अवाक था, उसका मुंह खुला हुआ था। यह तो सीधा अपराध था। उसने तो पैंतरेबाजी करने के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी। वांग टेंग ऐसे ही काम करता है। वांग टेंग ने हुओ किया और अन्य लोगों को देखा, फिर एक आदेश जारी किया, उसे बंद कर दो और किसी के उसे वापस लाने का इंतजार करो। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनके प्रतिनिधि अभी भी सदमे में थे। वांग टेंग की आवाज सुनकर वे सदमे से बाहर आए और जल्दी से जवाब दिया। हाँ। श्वेत की शक्ल देखकर उनकी पलकें झपक रही थीं। जीरा और अन्य लोगों ने सहानुभूति की दृष्टि से हुओ किया को देखा। बाद वाला एकमात्र व्यक्ति था जिसे इस तरह का उपचार मिला था। उन्हें याद आया कि जब हुओ किया को वापस भेजा गया था तो वह भी कितना दुखी दिख रहा था। अब उन्हें अंततः पता चल गया कि उसे ये घाव कैसे लगे। ये सचमुच बहुत दर्दनाक रहा होगा। भाड़ में जाओ। उनके भाव क्या है? हुओ किया को दुख हुआ और वह शाप देना चाहता था। हालांकि उसने इसे अपने अंदर ही रखने का फैसला किया, क्योंकि वांग टेंग वहां मौजूद था। श्वेत और उसके आदमियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। दर्जन भर योद्धाओं ने अपने मालिक की हालत देखी और लार टपकाते रहे। उनमें से किसी ने भी अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने वांग टेंग की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की। इसके बाद वांग टेंग ने स्वेट द्वारा गिराए गए विशेष बुलबुले एकत्र किए। ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक तारांकन 500। नक्षत्र बल अग्नि तारांकन 4500। दिव्य क्षेत्र आत्मा 12 सॉर्ट एट नोवलबन एट ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 1500। फायर अल्टिमा तारांकन 2400। अल्पविराम। स्वाइट के विशेषता बुलबुले खराब नहीं थे, उन्होंने वांग टेंग के आंकड़ों को अच्छे अंतर से बढ़ा दिया। यह विशेष रूप से ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक के लिए था। 500 विशेषता बिंदुओं ने उसकी संख्या में काफी वृद्धि की। ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक 1800 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी। यह आंकड़ा केवल प्रथम श्रेणी का था। एक बार जब उसने इसे अपनी दिव्य लपटों के साथ जोड़ दिया, तो इसकी शक्ति पाकर की कई प्रतिभाओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हो गई। आज हमारे टाइगर स्ट्राइक फोर्स के लिए बोलने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ। वांग टेंग बुलबुले इकट्ठा करने के बाद अपनी मुट्ठियां बंद करके इधर उधर घूमने लगा। कमांडर वांग टेंग, आप बहुत विनम्र हैं। यह तो एक छोटा सा इशारा था। वह समूह बहुत आगे जा रहा था। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हाँ, हम सभी सेना के मार्शल योद्धा हैं, हम उन्हें हमें धमकाने नहीं दे सकते। एड्स बाय पब फ्यूचर। अल्पविराम। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देंगे, वे इससे थोड़े खुश हुए। युवा कमांडर ने कुछ विनम्र टिप्पणियां की तथा कुछ और शब्द कहे, जिसके बाद दर्शक धीरे धीरे तितर बितर हो गए। संपूर्ण घटना को अनिवार्यतः पुनः सुनाया जाएगा, इससे अधिक लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। यदि तीसरा राजकुमार चाहे तो भी इस बात को छिपाना असंभव होगा। वांग टेंग टाइगर स्ट्राइक फोर्स के शिविर में वापस लौट आया और फिर कभी बाहर नहीं गया। उस लड़ाई के बाद पूरी टाइगर स्ट्राइक फोर्स को आराम करने और स्वस्थ होने की जरूरत थी। वांग टेंग को भी अपनी उपलब्धियों पर विचार करना था। उसने ये भी ध्यान में रखा था कि वह भक्षक शून्यता जानवर को 9 खजाने वाला शिवालय बनाने में मदद करेगा। पिशाच प्रेत से लड़ते समय वह पहले ही शिवालय की शक्ति का अनुभव कर चुका था। प्रेत के आध्यात्मिक हमले को कलाकृति द्वारा आसानी से दबा दिया गया, तथा वह एक क्षण भी नहीं हिला। एक प्रतिभाशाली पिशाच होने के नाते क्या टूरबे की आत्मा कमजोर होगी? निश्चित रूप से नहीं। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि 9 खजाने वाला पैगोडा बहुत शक्तिशाली था। इसीलिए दूसरा बनाना अत्यंत आवश्यक था। यदि युद्ध के दौरान एक पगोडा पर्याप्त नहीं होता था, तो दूसरा पगोडा मंच पर आ जाता था। बस इसके बारे में सोचते ही उसे अपनी धोखाधड़ी के बारे में थोड़ा उत्साहित महसूस हुआ। 9 खजानों का पैगोडा दूसरी बार बनाना ज्यादा आसान था। आखिरकार उसके पास पहले से अनुभव था और 2 गॉड हैमर अभी भी उपलब्ध थे। उसे शुरू से कल्पना करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि भक्षण करने वाले शून्यता जानवर की चेतना अत्यंत विशाल और मजबूत थी।
वांग टेंग बिना किसी सावधानी के इसे बना सकता था। इस विचार से जानवर के क्लोन को गहरी नाराजगी महसूस हुई। एक दिन बाद एक विशाल 9 खजाने वाला शिवालय प्राणी की चेतना में चुपचाप तैर रहा था। वांग टेंग और जानवर क्लोन एक ही समय में दिखाई दिए और नए शिवालय को देखा। वे आश्चर्यचकित थे। वांग टेंग ने कहा, मुझे थोड़ी जलन हो रही है। दूसरा शिवालय पहले वाले से भी बड़ा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भक्षण करने वाला शून्यता जानवर एक ब्रह्मांडीय राक्षस था। अगर वह धोखा भी दे रहा था तो भी यह अतुलनीय होगा। तुम और मैं एक हैं। जो मेरा है वह तुम्हारा है ना? इसमें ईर्ष्या की क्या बात है? प्राणी ने हंसी और आंसू के बीच फंसकर कहा। हा, बात तो सही है। वांग टेंग अच्छे मूड में था। 2 9 खजाने शिवालय। बुद्ध के सूत्र के रचयिता ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई 2 पगोडा बना सकता है। वांग टेंग वास्तविकता में लौट आया और नहाने की तैयारी करते हुए बाथरूम में चला गया। दूसरा पगोडा बनाना बिल्कुल भी कष्टदायक नहीं था, क्योंकि कष्ट तो जानवर को हुआ था, उसे नहीं। हालांकि यह अभी भी कठिन काम था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत थी। उसने नहाने और आराम करने का फैसला किया। अकेले नहाना बहुत अकेलापन भरा था, जो उसकी वर्तमान स्थिति के अनुकूल नहीं था। वांग टेंग ने काओ जियाओ को छोड़ दिया, उसे एक तौलिया दिया और आदेश दिया, मेरी पीठ धो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। काओ जियाओ को आखिरकार रिहा कर दिया गया, लेकिन उस आदमी ने वास्तव में उसे उसकी सेवा करने का आदेश दिया था। उसके माथे पर नसें उभर आई थी, उसका सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जल्दी करो, तुम एक नौकरानी के लिए थोड़े मूर्ख हो, वांग टेंग ने बड़े बाथटब के किनारे लेटे हुए आग्रह किया। अंत में उन्होंने काओ जियाओ पर कोई जादू नहीं किया। उनके पद और स्थिति के हिसाब से यह कदम बहुत नीचतापूर्ण होगा। लोगों को शिक्षित करना दिलचस्प था। किसी भी तरह से काओ जियाओ पर आध्यात्मिक छाप थी और वह विरोध नहीं कर सकता था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह कुछ गलत कर सकती है। उसने एक गहरी सांस ली और युवक की पीठ को घूरते हुए उसे नहलाने के लिए आगे बढ़ी। यहाँ 1000 अक्षर छोड़ दिए गए हैं। आधा घंटा बीत गया। वांग टेंग बाथरूम से बाहर आया, उसके साथ शर्म से लाल और नाराज काओ जियाओ भी था। नायक अच्छे मूड में था। उसे अचानक राष्ट्रीय सैन्य पदक के बारे में याद आया, इसलिए उसने जांच करने के लिए आभासी ब्रह्मांड में लॉगिन किया। इसके तुरंत बाद ढेर सारी जानकारी सामने आ गई। उसने ध्यान से देखा और उसकी आंखें और अधिक चमकने लगी। राष्ट्रीय सैन्य पदक के लाभों को 2 शब्दों में बताया जा सकता है, विशेष विशेषाधिकार। ये सही है, विशेष विशेषाधिकार। राष्ट्रीय सैन्य पदक महान कियान साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषाधिकारों का प्रतिनिधित्व करता था, जैसे कि उसके बच्चों की शिक्षा, महत्वपूर्ण आपूर्ति की खरीद और आधिकारिक नियुक्तियां। किसी को कुछ विशेष विशेषाधिकार प्राप्त होते थे। एक निश्चित दृष्टिकोण से राष्ट्रीय सैन्य पदक को उनके बैरन उपाधि से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। उदाहरण के लिए, उसके वंशज बिना किसी मूल्यांकन के अध्ययन करने के लिए साम्राज्य के सर्वोच्च संस्थानों में प्रवेश ले सकते थे। यहां तक कि एक बैरन के वंशजों को भी नामांकन के लिए मूल्यांकन पास करना पड़ता था। कुछ महत्वपूर्ण आपूर्तियां उसके कुलीन दर्जे का उपयोग करके भी नहीं खरीदी जा सकती थी। पदक के साथ यह बदल जाएगा, वो सीधे साम्राज्य से चीजें खरीदने में सक्षम होगा। बैरन होने से आपको अधिकारी बनने के अवसर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन पदक मिलने के बाद आप निश्चित रूप से एक अच्छा पद पा सकते हैं। बेशक ये केवल पदक मालिकों पर ही लागू होता था, उनके वंशजों पर नहीं। यही अंतर था। इसके अलावा कई अन्य विशेषाधिकार भी थे। ऐसा व्यवहार बहुत अच्छा था। जानकारी पढ़ने के बाद वह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। राष्ट्रीय सैन्य पदक स्टेटस का सच्चा प्रतीक था। धिक्कार है, ये तो गुंडों का झुंड है। वांग टेंग ने इंतजार किया। 3 दिन बीत गए जब तक कोई स्वेट और बाकियों को वापस लाने नहीं गया। वह व्यक्ति जनरल कैमरून के साथ आया था। उनके आगमन की सूचना मिलने पर उन्होंने टाइगर स्ट्राइक फोर्स के स्वागत कक्ष में उनका स्वागत किया। ये जगह न तो बहुत बड़ी थी और न ही आलीशान। ये बहुत ही साधारण थी और सैन्य शैली के अनुरूप थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सभी लोग बैठ गए और वांग टेंग ने किसी से पानी देने को कहा। तीसरे राजकुमार का प्रतिनिधि भी इस बार एक ऐसा व्यक्ति था जो मुश्किल से 27 साल का लग रहा था। हालांकि वहां मौजूद लोगों के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि उसकी असली उम्र इससे कहीं ज्यादा थी। किसी भी स्थिति में ग्रहीय स्तर से ऊपर के युद्ध योद्धाओं पर विचार करते समय 100 वर्ष की आयु को बहुत कम माना जाता था। कुछ विशेष जातियों को ध्यान में रखते हुए उनके 500 या 1000 वर्ष पुराने सदस्य भी अभी शैशवावस्था में थे। तभी उस आदमी ने पानी के गिलास की तरफ देखा और भौहें सिकोड़ ली। वह हिला नहीं और उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। किसी ने उसे कभी सादा पानी नहीं पिलाया था।
ये वांग टेंग वाकई असभ्य है। मुझे खेद है, मैं आपको कुछ भी अच्छा देने के लिए बहुत गरीब हूं, वांग टेंग ने कहा। जनरल कैमरून का मुंह खुला का खुला रह गया। यदि कोई और ऐसा कहता तो वे इस बात पर विश्वास कर लेते, लेकिन वांग टेंग ने ऐसा नहीं किया। वह जानता था कि बाद वाला अपने मास्टर स्तर और ग्रैंड मास्टर स्तर के बल व्यंजनों को अपनी टीम के सदस्यों के साथ साझा करेगा। एट नोबल बन एट। यदि वह गरीब होता तो क्या अन्य लोग भिखारी नहीं होते? पेगी वांग टेंग के बगल में खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसका दिल शांत था। यह सामान्य है, मुझे बस इसकी आदत डालने की जरूरत है। कमांडर वांग टेंग, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है, उस आदमी ने कहा। कर्नल वांग टेंग, मुझे परिचय कराने की अनुमति दें। ये बैरन लू किंग हैं, जो तीसरे राजकुमार की कमान में हैं, जनरल ने कहा। कर्नल लू किंग थोड़ा हैरान हुआ जब उसने मेजबान की ओर देखा, उसे नहीं पता था कि उसे पहले ही पदोन्नति मिल चुकी है। बैरन वांग टेंग भी उतना ही आश्चर्यचकित था, उसे उम्मीद नहीं थी कि आगंतुक उसके जैसा ही होगा, साम्राज्य का एक बैरन। कमांडर वांग टेंग वाकई युवा और होनहार है। सेना में शामिल हुए बिना ही वे कर्नल बन चुके हैं। लू किंग की आंखों में चमक आ गई। वह पहले से ही हमारे हीरो पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। यह ध्यान देने योग्य था, क्योंकि जिन लोगों ने तीसरे राजकुमार के साथ समय बिताया था, वे कई उच्च दर्जे के लोगों से मिल चुके थे और उन्हें इसकी आदत हो गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। जनरलों के प्यार ने इसे संभव बनाया। वांग टेंग मुस्कुराया। जनरल कैमरून अवाक रह गए। यह आदमी फिर बकवास कर रहा है। वह पहले से ही जानता था कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था। इस वांग टेंग ने बहुत ज्यादा बात की, यहां तक कि सभी जनरलों को भी इसमें शामिल कर लिया। फिर भी किसी ने नहीं सोचा कि उसकी हरकतें बहुत ज्यादा थीं। तीसरा राजकुमार ही था जो हद से आगे बढ़ रहा था, सेना में जाकर मुसीबत खड़ी कर रहा था, जो उनके मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। अगर उन्होंने वांग टेंग की रक्षा नहीं की तो यह और भी शर्मनाक होगा। बैरन लू, आप पानी क्यों नहीं पीते? क्या यह आपको पसंद नहीं है? वांग टेंग ने कहा। लू किंग, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? एक गिलास पानी किसी की भूख को कैसे संतुष्ट कर सकता है? लू किंग ने कहा, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मुझे प्यास नहीं लगी है। क्या बैरन लू मुझ पर नजर रख रहा है? वांग टेंग का चेहरा ठंडा हो गया। मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। लू किंग का चेहरा जम गया जब उसने अपनी ठंडी निगाह से उत्तर दिया। किसी ने भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। ये वांग टेंग कितना निर्लज है। स्वागत कक्ष में माहौल तनावपूर्ण हो गया। खांसी। जनरल कैमरून ने अपना गला साफ किया और चुप्पी तोड़ी। लू किंग की ठंडी निगाहें फीकी पड़ गईं। उसने कहा, कमांडर वांग टेंग, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मैं तीसरे राजकुमार के आदेश पर स्वेट को वापस लेने के लिए यहां आया हूं। बैरन लू, अगर तुम मेरा सम्मान नहीं करोगे तो मैं कैसे बात कर सकता हूं? मुझे खेद है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वांग टेंग खड़ा हुआ और जाने वाला था। हरामी। लू किंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने शुरू में सोचा था कि अपने स्वामी का जिक्र करने से युवा कमांडर डर जाएगा। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह मामूली असहमति के बाद यूं ही चला जाएगा। वह सामान्य ज्ञान के अनुसार अपने पत्ते नहीं खेल रहा था। कृपया रुकें, लू किंग ने जल्दी से कहा। अगर वह सचमुच चला गया तो उसे फिर से देखना मुश्किल होगा। लू किंग ने गहरी सांस ली और दुखी स्वर में कहा, यह पानी, मैं इसे पी लूंगा। यह सही है। वांग टेंग ने मेहमान को शराब पीते देखा और मुस्कुराया। फिर वह फिर से बैठ गया। ठीक है, अब हम उसे रिहा करने के मामले पर बात कर सकते हैं। लू किंग ने गिलास नीचे रखा और अपना संयम वापस पाया। उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं स्वेट को वापस ले जाऊंगा। अगर तुम्हारी कोई शर्त है तो मुझे बताओ। वांग टेंग ने जवाब दिया, पहले तो मैं तीसरे राजकुमार के अधीनस्थ को हिरासत में लेने की हिम्मत नहीं कर पाता। लू किंग, बकवास। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। तुमने तीसरे राजकुमार को भी धमकाने की हिम्मत की, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम करने की हिम्मत नहीं कर सकते। जनरल कैमरून ने पानी का घूंट लिया और लगभग थूक दिया। कितनी बेशर्मी है। हालांकि वह स्वैट टाइगर स्ट्राइक फोर्स के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था और हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा था। अगर मैं कार्रवाई नहीं करता तो हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता। ये वास्तव में एक अंतिम उपाय था, वांग टेंग ने मासूमियत दिखाते हुए उनके भावों को अनदेखा करते हुए कहा। लू किंग ने कहा, कमांडर वांग टेंग, बस अपनी शर्तें बताएं। वांग टेंग ने अनिच्छा से कहा, बैरन लू, आप गलत हैं। आप मुझे ऐसा दिखा रहे हैं जैसे मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूं। आप ही ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं।
लू किंग ने एक और गहरी सांस ली और कहा, स्वेट ही दोषी था। ये ब्लैकमेल नहीं है। ये बहुत बढ़िया है। बैरन लू वाकई समझदार है। तीसरे राजकुमार के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए, जो आगे आकर मेरी मुश्किलों को पहचान रहे हैं, वांग टिंग ने कहा। ऐसी स्थिति में मैं कुछ ज्यादा नहीं मांगूंगा। सिर्फ 3 से 500 अरब ही काफी होंगे। पफट। जनरल कैमरून ने इस बार सचमुच पानी थूक दिया। यह आदमी सचमुच साहसी है। 3 से 500 अरब। क्या ये जबरन वसूली के समान नहीं है? लू किंग ने वांग टिंग को घूरते हुए कहा, बैरन वांग टिंग, ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत उचित कीमत है। क्या आपने टूटा हुआ गेट नहीं देखा? ये सब स्वेट के कारण हुआ। मेरे कुछ 100 मार्शल योद्धा घायल हो गए और अभी भी ठीक हो रहे हैं। यह मानसिक क्षति, हमारी छवि को हुए नुकसान, साथ ही चिकित्सा और मरम्मत शुल्क के लिए मुआवजा है। अगर हमारे सम्मानित तीसरे राजकुमार पर विचार न किया जाता, तो मैं 3 से 5 ट्रिलियन की मांग करता, वांग टिंग ने कहा। पैगी के होंठ कांपने लगे। क्या यही कारण है कि उसने हमसे गेट गिराने को कहा? उन घायल योद्धाओं के बारे में, क्या वे 13वीं अग्रिम पंक्ति में पिछली लड़ाई के दौरान घायल नहीं हुए थे? स्वेट किस तरह से इसमें शामिल है? लू किंग का चेहरा काला पड़ गया। स्वेट वाकई एक बेकार चीज है। कितनी बड़ी असफलता है। वह वहां सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए गया था और बात इतनी बढ़ गई कि उसने टाइगर स्ट्राइक फोर्स पर हमला भी कर दिया। क्या यह उनके मुंह पर तमाचा नहीं था? वह पूरी तरह से नुकसान में था। किसी को मार डालने की इच्छा बढ़ रही थी। ये दिनदहाड़े डकैती है। लू किंग खुश नहीं था। बकवास। मेरे पास सबूत है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो ये देखो। वांग टिंग ने कहीं से एक लंबी सूची निकाली और लू किंग की ओर लहराई। मुझे दिखाओ। लू किंग को उस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने जांच करने के लिए इसे ले लिया, अचानक असहज महसूस कर रहा था। नुकसान और मुआवजे की लागत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई थी, लेकिन यह सब हास्यास्पद रूप से महंगा था। क्षतिग्रस्त गेट बेहद कीमती धातुओं और पत्थरों से बना था, जो लगभग ग्रेट कियान पैलेस के गेट के बराबर था। ऐसी बात पर कौन विश्वास करेगा? हालांकि गेट को ध्वस्त कर दिया गया था, कोई सबूत नहीं था और उनके पास मूल सामग्री की जांच करने का कोई तरीका नहीं था। वह वांग टिंग के दुर्व्यवहार से बच नहीं सका। जहां तक मानसिक और प्रतिष्ठा संबंधी क्षति का सवाल है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव था। लू किंग अपने विचार व्यक्त नहीं कर सका और इतना दुखी हो गया कि उसे खून की उल्टी होने लगी। वह केवल जनरल कैमरून की ओर देख सकता था। जनरल कैमरून, क्या सेना इसी तरह काम करती है? जनरल कैमरून ने अपना गला साफ किया। खांसी, मुझे लगता है कि इसका हमारे तरीकों से कोई लेना देना नहीं है। ये हर व्यक्ति का अपना तरीका है। लू किंग, अरे, ये गुंडों का झुंड है। बैरन लू, क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा है? आप स्वेट को कुछ समय के लिए हमारे साथ रहने दे सकते हैं। हम उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, वांग टिंग ने प्रस्ताव दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं पैसे चुका दूंगा। लू किंग ने दांत पीस लिए। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो तीसरे राजकुमार का चेहरा कीचड़ में घसीट लिया जाएगा। जो लोग इस बारे में अनभिज्ञ हैं, वे सोच सकते हैं कि वे फिरौती देने में सक्षम नहीं है, जैसा कि तीसरे राजकुमार के अधीनस्थ से उम्मीद थी, वास्तव में उदार। मैं अपने घायल सैनिकों की ओर से महामहिम तीसरे राजकुमार को धन्यवाद देता हूं, वांग टिंग ने प्रशंसा और कृतज्ञता के साथ कहा। लू किंग ने चुपचाप वांग टिंग को देखा। फिर उसने उसका अकाउंट नंबर पूछा और पैसे ट्रांसफर कर दिए। 300 अरब ब्रह्मांड सिक्के। वह सबसे कम राशि पर चला गया। वांग टिंग को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि यह पहले से ही बहुत बड़ी रकम थी। यह इतना आसान नहीं था कि उस आदमी से 500 अरब देने के लिए कहा जाए। बेशक यह राशि साधारण योद्धाओं के लिए बहुत अधिक थी, जबकि तीसरे राजकुमार के लिए यह मामूली रकम थी। यदि कोई और होता तो वांग टिंग इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। वांग टिंग ने पैसे प्राप्त किए और खुश होकर निर्देश दिया, स्वे को लाओ। बंदी को कुछ देर बाद हॉल में भेज दिया गया। उसके चेहरे पर लगी ज्यादातर चोटें ठीक हो गई थी, लेकिन वांग टिंग के हमले बहुत ज्यादा क्रूर थे, क्योंकि वह अभी भी चोटिल और सूजा हुआ दिख रहा था। लू किंग मुश्किल से उस आदमी को पहचान पा रहा था। स्वाइट ने लू किंग को देखा और उसकी आंखें चमक उठी, जैसे कि वह अपने उद्धारकर्ता से मिल रहा हो। वह तुरंत अपने अहंकारी स्वभाव में वापस आ गया और चिल्लाया, भाई लू, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? ये वांग टिंग बहुत आगे निकल गया। भाई लू, तुम्हें मेरा बदला लेना चाहिए। चुप रहो, तुम बदनाम हो। लू किंग गुर्राया। स्वेट स्तब्ध रह गया। उसे इस तरह के ठंडे और कठोर व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा कि वह हैरान है। लू किंग का दर्जा उससे कहीं अधिक ऊंचा था और वह उसके सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। रुको, तुम आजाद हो। बाहर जाने के बाद एक अच्छा इंसान बनो।
फिर कभी वापस मत आना, वांग टेंग ने कहा। यह इतना अजीब क्यों लग रहा है? श्वेत ने वांग टेंग को घूर कर देखा। लू किंग ने एक खतरनाक आभा बिखेरी और वांग टेंग की ओर देखा। कमांडर वांग टेंग, मैं इसे याद रखूंगा। तीसरा राजकुमार महान है और आपसे झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन मैं आप पर नजर रखूंगा। हिसाब किताब का दिन अभी आना बाकी है। वह मेजबान के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही स्वेट और अन्य लोगों के साथ चला गया। मन से लू किंग ने स्वेट और उसके आदमियों के साथ टाइगर स्ट्राइक फोर्स का बेस छोड़ दिया। भाई लू, श्वेत ने सावधानी से कहा। वह लू किंग के गुस्से को महसूस कर सकता था और जानता था कि उसने बहुत बड़ी आपदा ला दी है। लू किंग ने कहा, जब तुम वापस आओ तो तीसरे राजकुमार से मिलो और क्षमा मांगो। लेकिन श्वेत कुछ कहना चाहता था। लू किंग ने पीछे मुड़कर उसे ऐसा करने से रोका। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया और आगे देखने लगा। उसके हाव भाव कुछ बदल गए। श्वेत को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने भी दूर से देखा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह आदमी चिल्लाया, झो जिंगटियन, वह यहाँ क्यों है? श्वेत अविश्वास से देखता रहा, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। लू किंग ने आंखें मूंद ली और धीरे से बोला, लगता है दूसरे राजकुमार ने कुछ सुन लिया है और वह शांत नहीं बैठ पा रहा है। उसे दूसरे राजकुमार ने भेजा था। स्वेट ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि वह यहाँ क्यों है? लू किंग ने व्यंग्य किया। वह व्यक्ति कुछ ही देर बाद आ गया। वह एक लंबा चौड़ा युवक था, जिसके घने काले बाल कंधों पर लटके हुए थे। उसकी आंखें चाकू की तरह तीखी थीं और वह लू किंग की ओर देखकर मुस्कुराया। तो तीसरे राजकुमार ने तुम्हें यहाँ भेजा है? हम्फ, लू किंग ने उपहास किया। दूसरा राजकुमार वास्तव में हर जगह है। गलत मत समझो। दूसरे राजकुमार ने मुझे सिर्फ बैरन वांग टेंग को अपना सम्मान देने के लिए भेजा था। आखिरकार बैरन वांग टेंग ने अभी अभी योगदान दिया था और तीसरे राजकुमार का व्यवहार वास्तव में निराशाजनक है। दूसरे राजकुमार को चिंता है कि उनके कार्यों से शाही परिवार को बदनामी होगी। ये सिर्फ तीसरे राजकुमार की गंदगी को साफ करने के लिए है। झो जिंगटियन ने ठहाका लगाया। तुम? लू किंग को चिढ़ महसूस हुई। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। मैं बैरन वांग टेंग से मिलने जा रहा हूँ। झो जिंगटियन ने हाथ हिलाया और टाइगर स्ट्राइक फोर्स के परिसर में चला गया। लू किंग ने झो जिंगटियन की पीठ को घूरते हुए एक गहरी उदासी महसूस की। उसका दिमाग रोलर कोस्टर में था क्योंकि वह स्वेट और उसके आदमियों के साथ जल्दी से चला गया। ऐसा लगता है कि स्थिति उसकी कल्पना से भी बदतर थी। अल्पविराम। टाइगर स्ट्राइक फोर्स के स्वागत कक्ष में वापस आकर वांग टेंग भावशून्य भाव से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उस समय लू किंग का आभामंडल काफी भयावह था। वह एक ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा था, लेकिन उसने जो एहसास दिया वह कुछ ऐसा था जो वांग टेंग ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह पहली बार था। लू किंग से निपटना आसान नहीं था। उसे मजबूत विरोधियों से डर नहीं लगता था, लेकिन उसे हमेशा सावधान रहना पड़ता था और छाया में छिपे शक्तिशाली जहरीले सांपों से सावधान रहना पड़ता था। ये वाकई बहुत परेशान करने वाला था। जनरल कैमरन ने कहा, कर्नल वांग टेंग, आपने हमें बहुत परेशानी में डाल दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने अभी भी मासूमियत का दिखावा करते हुए कहा, मैं भी इस मामले में असहाय हूं। मैंने उन्हें नहीं उकसाया, उन्होंने ही इसे शुरू किया था। जनरल कैमरून अवाक रह गए। तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगते कि तुम्हें उकसाया जा रहा है। तुम ही थे जिन्होंने तीसरे राजकुमार के मातहतों को धमकाया था। वांग टेंग ने अचानक आंख मारते हुए कहा, जनरलों के प्रति अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए मैंने हमारे मुख्यालय को 200 अरब दान करने का फैसला किया है। इसे रक्षा गृह संख्या 29 में योगदान के रूप में माना जा सकता है। खांसी। जनरल कैमरून ने अपना गला साफ किया और अपना चेहरा सीधा किया। चिंता मत करो, इस ग्रह पर रहते हुए कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वांग टेंग, अंडस्को। इस समय हुओ किया ने प्रवेश किया और युवा कमांडर से कुछ फुसफुसाया। ओह! वांग टेंग को आश्चर्य हुआ। उसने सिर हिलाया और कहा, उसे अंदर ले आओ। क्या हुआ? जनरल कैमरन ने पूछा। दूसरे राजकुमार ने किसी को भेजा है, वांग टेंग ने उत्तर दिया। दूसरे राजकुमार। जनरल कैमरून ने वांग टेंग की ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। आप वाकई लोकप्रिय हैं। मैं उनके झगड़ों में शामिल नहीं होना चाहता। वांग टेंग ने खुद को असहाय महसूस किया। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ऐसे बहुत से मामले हैं जिन पर मेरा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं विदा लेता हूं। जनरल कैमरून ने अपना सिर हिलाया और चले गए। वांग टेंग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। जनरल कैमरून भागने में बहुत तेज था। यह स्पष्ट था कि वह न तो दूसरे और न ही तीसरे राजकुमार के साथ उलझना चाहता था। वास्तव में, यदि वांग टेंग न होते तो वह वहां नहीं जाते। कुछ ही देर बाद हुओ किया ने झो जिंगटियन के साथ रिसेप्शन हॉल में प्रवेश किया।
वांग टेंग ने आगंतुक को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। उस व्यक्ति ने वैसी ही भावना पैदा की जैसी उसे लू किंग के साथ महसूस हुई थी, जबकि उसकी उपस्थिति बहुत ही प्रभावशाली थी। उससे निपटना आसान नहीं है। बैरन वांग टेंग, मैं लंबे समय से आपकी प्रशंसा करता रहा हूं। झो जिंगटियन ने अभिवादन में अपनी मुट्ठियां बांध ली। बैरन झो जिंगटियन, कृपया बैठ जाइए, युवा कमांडर ने विनम्रता से कहा। झो जिंगटियन भी एक बैरन था। जब वांग टेंग को उसके आगमन के बारे में पता चला तो उन्होंने राउंड बॉल से जांच कराई और पता चला कि वह व्यक्ति भी कुलीन था। ऐसा लगता है कि राजकुमारों के अधीनस्थ असली छिपे हुए ड्रैगन है। जो कोई भी दिखाई देता है वह बैरन है। उनके सभी अधीनस्थ लोग शक्तिशाली व्यक्ति थे, सामान्य नहीं। झो जिंगटिन बैठ गया। अपनी यात्रा समाप्त होने से पहले उसने जान लिया था कि वांग टेंग इतना घमंडी था कि तीसरे राजकुमार के अधीनस्थों को भी सबक सिखाया गया था, राजकुमार को गंभीरता से नहीं लिया गया था। उसे लगा कि वांग टेंग के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं है। फिर भी उसे थोड़ी हैरानी हुई ये देखकर कि वांग टेंग उसके सामने कैसा व्यवहार कर रहा था। वांग टेंग पूरी तरह से अफवाहों के विपरीत विनम्र और विनम्र था। कृपया चाय पीजिए। वांग टेंग ने हाथ हिलाया और हल्की खुशबू वाली एक चायदानी मेज पर आ गई। फिर वह उसे व्यक्तिगत रूप से चाय परोसने के लिए आगे बढ़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये है। झो जिंगटिन चौंक गया जब उसकी खुशबू उसके पास पहुंची। उसकी आंखें फिर चाय पर टिक गईं। उसने अधीरता से एक घूंट लिया और उसकी आंखें चमक उठी। स्पार्कलिंग स्पिरिट थी। धनवान साथी। पहले तो उसे संदेह हुआ, लेकिन जब उसने इसका स्वाद चखा तो उसने पुष्टि की कि यह वास्तव में स्पार्कलिंग स्पिरिट चाय थी। यह कोई साधारण चाय नहीं थी। यह एक अनमोल स्पिरिट चाय थी जो आत्मा को पोषण दे सकती थी। यह महंगी थी। ऐसी वस्तु की आपूर्ति कम थी और आम लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। यहां तक कि झो जिंगटियन भी इसे केवल अवसर पर ही पी सकता था, जब वह दूसरे राजकुमार के निवास पर जाता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वांग टेंग के घर पर इसे पी सकेगा। अविश्वसनीय, वांग टेंग ने कहा, मुझे उम्मीद है कि आपको खराब आतिथ्य से कोई परेशानी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झो जिंगटियन का मुंह खुला। खराब आतिथ्य, क्या वह अपने बारे में बहुत कम नहीं सोच रहा है? हम दोनों ही बैरन हैं, फिर वांग टेंग इतना उत्कृष्ट क्यों है? झो जिंगटियन को अचानक आश्चर्य हुआ कि क्या वह एक नकली बैरन था। एट नोबलबन एट। मुझे आश्चर्य है, बैरन झो जिंगटियन मुझे क्यों ढूंढ रहा है? वांग टेंग ने पूछा। मुझे बैरन मत कहो, मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम मुझे भाई झो कह सकते हो, झो जिंगटियन ने कहा। मुझे लगता है मुझे आपकी बात सुननी पड़ेगी। वांग टेंग ने सिर हिलाया। हाँ, तुमने वाकई बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। महान कियान ग्रह पर बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना है। झो जिंगटियन बहुत खुश था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही कारण है कि दूसरे राजकुमार ने मुझे तुमसे मिलने के लिए यहां भेजा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? वांग टेंग मुस्कुराया। यही मूल इरादा था, लेकिन आपकी शक्ल देखकर मुझे लगता है कि आप सहमत नहीं होंगे। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। द्वितीय राजकुमार किसी ऐसे व्यक्ति को रखने में असमर्थ थे जो स्पार्कलिंग स्पिरिट चाय के साथ मेहमानों का मनोरंजन करता हो। वांग टेंग एक अपवाद थे। झो जिंगटियन चुपचाप उसकी बुद्धि की प्रशंसा कर रहा था। उसने दूसरे राजकुमार के लिए कुछ पैसे बचाए। भाई झो समझदार है। वांग टेंग ने पहले ही सोच लिया था कि उसे कैसे नकारना है, लेकिन दूसरे पक्ष ने पहले ही हार मान ली थी। इससे उसे कुछ परेशानी से बचा लिया गया। उन्होंने उसे अपने साथ जोड़ने का विचार क्यों छोड़ दिया, यह कोई नहीं जानता। वांग टेंग ने अपने मेहमान को कीमती चाय का एक और कप पिलाया। चाय मूल रूप से उसके लिए थी। हाल ही में उसकी आत्मा थक गई थी और वह तरोताजा होने के लिए स्पार्कलिंग स्पिरिट चाय पी रहा था। ये कहां से आया था? वांग टेंग ने इसे नहीं खरीदा। उसे यह फ्लेमिंग रिवर यूनिवर्स लॉर्ड द्वारा छोड़े गए खजानों में मिला। ब्रह्मांड के एक मार्शल योद्धा होने के नाते वह शक्तिशाली व्यक्ति जानता था कि जीवन का आनंद कैसे लिया जाए। लेकिन अंत में वांग टेंग ही वह व्यक्ति था जिसे उसके भंडार से लाभ हुआ। जब उसने सुना कि झो जिंगटियन वहां है तो उसने उसका मनोरंजन करने के लिए इसे निकाला। दूसरे राजकुमार को उससे कोई दुश्मनी या शिकायत नहीं थी। वह कोई और दुश्मन नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस यात्रा को विनम्रता से स्वीकार किया। लू किंग को अगर पता चलता कि वांग टेंग ने झो जिंगटियन को स्पार्कलिंग स्पिरिट चाय की पेशकश की थी तो वह बहुत गुस्सा हो जाता। उपचार में अंतर बहुत स्पष्ट था। झो जिंगटियन बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से चाय का प्याला पकड़ा और उसे घूंट घूंट करके पीने लगा, मानो उसे एक ही घूंट में खत्म होने का डर हो। अगर भाई झो को ये पसंद है तो मैं आपको कुछ दे सकता हूँ।
वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया जब उसने देखा कि दूसरा कैसे व्यवहार कर रहा था। सचमुच, झो जिंगटियन की आंखें चमक उठी। बेशक, वांग टेंग ने सिर हिलाया। मेरे पास अभी भी बहुत सारी स्पार्कलिंग स्पिरिट चाय है और मैं इसे खत्म नहीं कर सकता। मैं निश्चित रूप से आपको कुछ दे सकता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झो जिंगटियन अवाक रह गया। उसे भी लगा कि वांग टेंग थोड़ा रहस्यमय था। कितना आलीशान स्पार्कलिंग स्पिरिट चाय का ऐसा भंडार जो खत्म नहीं हो सकता। इस वांग परिवार के पास इतनी दौलत क्यों है? फिर भी द्वितीय राजकुमार उसके जैसे किसी व्यक्ति को वहन नहीं कर सकता था। झो जिंगटियन के मन में कई विचार कौन थे। उसने तुरंत कहा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका स्वागत है। वांग टेंग मुस्कुराया। माहौल सौहार्दपूर्ण था। दोनों ने कुछ देर तक बातें की, ये जानते हुए कि युवक दूसरे राजकुमार के साथ नहीं जाएगा। झो जिंगटियन ने माफी मांगी और चला गया। वांग टेंग का जीवन सामान्य हो गया। जहां तक महान कियांग ग्रह में उथल पुथल की बात है, तो यह उसका कोई काम नहीं था। फिलहाल कोई मिशन नहीं था। फिर वह एकांत में साधना करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। हाल ही में उनके मन में अल्टीमास को विलय करने का विचार आया, ताकि ये देखा जा सके कि क्या वह इससे अधिक मजबूत अल्टीमास बना सकते हैं। विचार करने के लिए कुछ डोमेन भी थे। उसने उनमें से कई प्राप्त किए थे, और जब उन्हें मिलाया गया तो वे असाधारण थे। अगर वह उन्हें मिला देता तो निस्संदेह वे और भी अधिक शक्तिशाली हो जाते। समय बीतता गया, पलक झपकते ही रात आ गई। टाइगर स्ट्राइक फोर्स के सदस्यों की साधना लगभग पूरी हो चुकी थी और वांग टेंग ने सभी को खाने पीने के लिए इकट्ठा किया, जिससे उनकी मित्रता में सुधार हुआ। अलाव जलाया गया था, हवा में खाने की खुशबू फैली हुई थी। कुछ लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जबकि अन्य खेल खेल रहे थे। यह एक जीवंत दृश्य था। वांग टेंग हुओ किया, पैगी और अन्य लोगों के साथ बैठे और बातें करते रहे। खुशी के पल हमेशा जल्दी ही बीत जाते थे। 2 घंटे तो पलक झपकते ही बीत गए। अचानक दूर से एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका। वांग टेंग मुड़ा और उसके चेहरे का भाव बदल गया। वह तो हुओ किया और अन्य लोगों ने देखा और गंभीर हो गए। यह मिस्टर वेबलेन की प्रयोगशाला है। वांग टेंग ने तुरंत ही इसकी उत्पत्ति को पहचान लिया और तुरंत आसमान में उड़ गया। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, किसी भी संभावित दुर्घटना से निपटने के लिए तैयार